नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ रोज की तरीके से। और हमारे साथ हमारे चार मेहमान अनंत विजय जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब और अजीत द्विवेदी जी, हमारे चार मेहमान, चार वरिष्ठ पत्रकार। और देश में बहुत हलचल चल रही है। राहुल गांधी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और वोटर रिवीजन को लेकर के बिहार में तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आई कार्ड के नंबर आने के मामले में अब उनको चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि अपना दूसरा वोटर आई कार्ड आप हमको सौंप दीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। देश के बहुत से सांसद पॉडकास्ट में जाकर क्या बातें कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर किस किस्म के सवाल उठाए जा रहे हैं, देश की सरकार पर क्या आरोप लग रहे हैं, सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन पहले इसी वोटर लिस्ट रिवीजन की बात कर लें, जिसको लेकर संसद में हंगामा जारी है। अब चूंकि ऑपरेशन सिंदूर वाला हफ्ता निकल गया तो अब एसआईआर पर जरूर संसद में घमासान होगा और वो दिख रहा है। आज इस मॉनसून सत्र का 11वां दिन है और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा भी शुरू हो गया और इसके बाद कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। पूरा विपक्ष बिहार में जारी एसआईआर की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने बिहार में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस एसआईआर में लाखों लोगों के नाम गायब कर दिए हैं और ऐसे में सदन के अंदर अब इस रिपोर्ट पर चर्चा जरूरी हो गई है। बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाए हम, और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए। चर्चा करें और आगे बढ़े, क्यों नहीं? क्यों पढ़वा लिया वोटर वो कि बिहार में माननीय विरोधी दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पूरा होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन सपना वो पाल के रखे हुए हैं। कई जगह अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, ये हम काम करेंगे। तो खैर वो उनका है, लेकिन अब उनका भी फर्जीवाड़ा आप लोगों ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया कि गलत इपिक नंबर पर अपना वोटर लिस्ट निकाल रहे हैं। अरे भाई, सही इपिक नंबर डालिएगा तो सही निकलेगा, गलत डालिएगा तो गलत निकलेगा। तो अब इस तरह के फर्जीवाड़ा को हल्ला करके रोज सच तो नहीं होगा ना। एसआईआर के विरोध का कारण क्या है? यही ना कि जो फर्जीवाड़ा से वोटर लिस्ट में घुस गया उसको वोटर बनाए रखिए। चुनाव आयोग का फैसला सही है और ये हम लोग का साफ स्टैंड है। टीएमसी और ममता बनर्जी कह रहे हैं कि ये एनआरसी लागू करने की प्रक्रिया है। टीएमसी का तो आपको मालूम नहीं है, पूरे देश में अलग कानून चलता है और पश्चिम बंगाल में दीदी कानून चलता है। जो कहती है वही कानून है, यही तो है। तो आज इलेक्शन कमीशन का ये बयान है कि राजनीतिक दलों ने वोट बढ़ाने के लिए, कटवाने के लिए कुल 1000 समथिंग बताया वो आवेदन किए। इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन और उनकी वेबसाइट भी है वोट बढ़ाने के लिए, उस पर हर जगह वोट बढ़ रहे हैं। ये 100% गलत है। तो ये तो हमने आपको दिखाया जो आज पार्लियामेंट में हुआ, जो इस वक्त वहां पर हो रहा है। तो आज का अपडेट ये था, लेकिन खबरें भी इस वक्त बड़ी तेजी से आ रही हैं। राहुल गांधी ने अपने घर पर सारे विपक्ष के नेताओं को दावत भी दी है, डिनर पर बुलाया, वो खबर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन राहुल गांधी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी कर दी है। वैसे तो उस फैसले में एक राहत भी है, लेकिन ये डांट बड़ी जबरदस्त है। राहुल गांधी के साल 2022 में सेना को लेकर दिए गए बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से बड़ी अहम बातें कही और कई सवाल भी पूछे। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना ने ले ली है। ये भी कहा था कि चीन के सैनिक जो है हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं। अब इन टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त एतराज किया है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा है कि आपको ये कैसे पता चला कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया और वो भी इतनी स्पेसिफिक, इतनी जमीन? आपके पास इसका कोई दस्तावेज है, कोई प्रमाण है? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत दी कि आप सांसद हैं तो आपको जो कहना है आप पार्लियामेंट में कहिए। सोशल मीडिया पर आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं जिन बातों का आपके पास कोई प्रमाण नहीं है? इसके जवाब में उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन मीडिया की बातों पर चर्चा भी नहीं करेगा, अपनी बात भी नहीं कहेगा, तो फिर उसका लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सेना पर आपने टिप्पणी की है तो आप अगर सच्चे भारतीय हैं
तो आप इस किस्म के बयान नहीं देंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो उन्होंने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ये सारी बातें कही हैं। आपको बता दें ये राहुल गांधी वहां गए थे अपने ऊपर मानहानि का मुकदमे को खारिज करवाने के लिए। अब ये राहत तो उन्होंने दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पर जो इन पर जो मुकदमा था उस पर रोक लगा दी है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि आप सच्चे भारतीय हैं तो आप सेना पर ऐसी टिप्पणियां नहीं करेंगे। और ये भी कि आप 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने ले ली है, क्या आप वहां थे? सुनिए, ये सवाल है, क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई सबूत है, ठोस जानकारी का कोई आधार है? यदि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है तो फिर ऐसे बयान क्यों देते हैं आप? यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो फिर आप ऐसा नहीं कह सकते। जब सीमा पर अशांति हो तो दोनों तरफ नुकसान होना कोई हैरानी की बात नहीं है। यह स्कूलिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जो टिप्पणियां सेना पर की उसको लेकर कई जगहों पर उनके ऊपर मुकदमे दायर हुए थे और उनको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने इस केस पर तो रोक लगा दी है, लेकिन ये जो टिप्पणियां दी हैं ये राहुल गांधी को बड़ा परेशान करेंगी। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि अगर नेता विपक्ष कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई मुद्दा नहीं उठा सकता तो फिर ये चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने कहा यदि प्रेस में छपी चीजों के आधार पर नेता विपक्ष बात नहीं रख सकते तो फिर क्या करेंगे? ये बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की इस नसीहत का कोई असर होगा? क्योंकि आजकल तो वो और बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन पहले आइए इसी पर बात कर लेते हैं। अनंत जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, क्या आप वहां थे? कैसे पता कि चीन ने जमीन ले ली? राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बाद थोड़ा और ज़्यादा मतलब कहते हैं उसको गड़बड़ा गए हैं। वो क्या बोलते हैं और इतना स्पेसिफिक हो कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसा लगता है जैसे अमीन को भेज के उन्होंने उसकी चौहद्दी की नाप करा ली हो। तो ये अभिषेक मनु सिंघवी के तर्क ठीक हैं, लेकिन क्या नेता विपक्ष को भ्रम का वातावरण बनाने का अधिकार है? क्या नेता विपक्ष को देश की जनता के प्रश्न पूछने का अधिकार है? वो प्रश्न पूछते रहिए। वो पूछ सकते थे ना कि कितनी जमीन चीन ने हथिया ली या कितना कब्जा कर लिया। ये तो स्पेसिफिक डिटेल दे रहे हैं एज इफ कि कहीं से उसको फीड किया जा रहा है। अब जैसे वो डेड इकोनॉमी वाली बात कह देते हैं, वहां ट्रंप जो बोलता है वो यहां उसके भोंपू बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बहुत गंभीरता के साथ प्रश्न पूछने चाहिए, सरकार को बहुत सख्ती के साथ कटघरे में खड़ा करना चाहिए और सरकार की सख्त से सख्त आलोचना करनी चाहिए, लेकिन फर्विलेंस नहीं हो। और आपको याद होगा सौरभ जी कि इसी तरह सावरकर जी के मुद्दे पर, वीर सावरकर के मुद्दे पर भी कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी। बल्कि INDIA गठबंधन जिनके साथ वो खाना खाने जा रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव के पहले शरद पवार जी ने उनको नसीहत दी थी कि भैया महाराष्ट्र में चुनाव है, वीर सावरकर के मुद्दे पे कुछ मत बोलना। राहुल जी उसके बाद खामोश हो गए थे। बावजूद इसके जैसे चुनाव खत्म हुआ फिर वीर सावरकर के खिलाफ बोलने लगे। अब सेना के खिलाफ बोलना, जब सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है, आप जानते हो 2021 के आसपास का शायद उनका ये बयान है, 2022 का। तो इतने उस समय चीन के साथ लगातार चर्चा हो रही थी। और आपको याद होगा एक और बयान दिया था कि मैं सीमा पर गया और मैं देख के आया, और कोई एक बाइक राइडर थी उसके हवाले से कहा और बाइक राइडर ने ही उनका खंडन कर दिया था। तो उनके खंडन लगातार होते हैं, लेकिन खंडन मंडन से राहुल जी पर कोई असर होता नहीं है। वो लगातार ऐसी बातें करते हैं जो उनकी संसदीय मतलब पद के हिसाब से, मैं संवैधानिक बोलते बोलते संसदीय बोल गया क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन का पद संवैधानिक नहीं है, तो संसदीय पद की गरिमा के अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, फ्रिवोलस बातें कई बार उनके साथ लगने लगती हैं, मतलब सतही सी बातें लगने लगती हैं। और उसके तो बहुत सारे प्रमाण, अभी जो उन्होंने जेटली जी पर बोल दिया, लेट जेटली पर जो उन्होंने बोला, उनकी पार्टी को बचाव में आगे बताना पड़ा, कैसे भूमिका तो पहले से बने थी। अरे भाई, बिल बाद में आया 1 साल के बाद। आप स्पष्ट कह रहे हो कृषि कानून पर मुझे धमकाने के लिए जेटली जी मेरे घर आए थे। अच्छा, ये वीर सावरकर वाली बात वहां पे हो गई। इनकी पार्टी ने इनके बचाव में जब इन्होंने लास्ट में एक लाइन थोड़ा दिया ना, वो एंग्री यंग मैन टाइप, कि आपको मालूम ही नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। हाँ, मैं गांधी हूं। whom you are talking with। इनकी पार्टी, इन्होंने नहीं बोला, पार्टी ने बोला कि भूल गए थे कि ये सावरकर नहीं है, गांधी है। तो इनसे ऐसी बात करने के लिए वो आ गए। एनीवे, अब नहीं, मैं एक वाक्य खाली जोड़ दूं सर कि जेटली जी का स्वभाव ही नहीं था ऐसा। मैं आता हूं सर, उस पर बात करेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ेगा कि आप वहां थे क्या, आपको कहां से जानकारी मिली है? हाउस में बोलिए जो बोलना है, सोशल मीडिया पर सनसनी मत फैलाइए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट को सर। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो सेना को लेकर
सेना के मनोबल को लेकर, सेना के शौर्य, और ये तो अभी चीन वाला मसला आया है, मुझे याद आ रहा है, मतलब इस पर जोड़ दूं मैं कि भाई जो उन्होंने पहले कहा था सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल पूछे थे, फिर जेट को लेकर अभी जो जेट गिराए गए उस पर भी सवाल पूछे थे। सवाल पूछना अलग मुद्दा है, और विपक्ष के नेता के पास तो इतना बड़ा वो है प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट का। सोशल मीडिया पर क्या है, सोशल मीडिया पर तो कुछ है ही नहीं। संसद के प्लेटफॉर्म पर उनके पास बड़ा मौका है कि वो वहाँ पूछे। और मैं कह रहा हूँ कि संसदीय व्यवस्था को हम लोग देखते हैं, जानते हैं, कोई भी समझदार नेता होता है ना, ये सारे आरोप वो केवल एक सवाल के तौर पर रख सकते थे संसद में कि क्या चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर या 10,000 स्क्वायर किलोमीटर या जो भी है वो कब्जा किया है, क्या भारत की स्थिति है, क्या सेना को उन्होंने किया है, वो सारे सवाल तो सरकार को उसका जवाब भी देना पड़ता, बाउंड होकर जवाब देना पड़ता। उसको सोशल मीडिया पर लाकर कोई करने का मतलब नहीं है। उन्होंने कहा था, मुझे याद आ रहा है, वो दिसंबर 2022 की बात है, और वो भारत जोड़ो यात्रा में जाने वाले थे, तो उनका भाई भारत जोड़ो यात्रा में जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे ये सब क्या हो रहा है। तो ये सारी बातें हुई है उसको वहाँ, हालांकि उन्होंने पार्लियामेंट में भी 0 ओवर में वो सवाल पूछा, लेकिन उस तरह से उस बात की चर्चा उन्होंने नहीं की। और ये तो राहुल जी को समझना चाहिए कि देश की सेना के सम्मान को लेकर और देश के माहौल को भी समझना चाहिए कि देश का सेना का सम्मान आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बना के नहीं रख सकते ना। मजाक बना कर नहीं रख सकते। इंडियन इकोनॉमी इज डेड, अगले दिन इलेक्शन कमीशन इज डेड, चुनावी प्रक्रिया मृत हो चुकी है देश के अंदर। आप किस लिए लड़ रहे हैं? फिर बंद कीजिए सब। नहीं, लेकिन उसमें भी सेना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस सब का। संस्कृत में कहावत है, यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम। अगर सिद्ध भी है लेकिन लोक के विरुद्ध है तो आपको नहीं करना। वही मैं कह रहा हूं, जन भावना को भी ध्यान भी अगर चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हुए अब राहुल गांधी जी और भी बड़ी कवायद कर रहे हैं, वो भी आपको बता दूं। इंडिया अलायंस, जी हाँ भी है, इंडिया अलायंस की मीटिंग 7 अगस्त को राहुल गांधी के घर पर होने वाली। अभी इन्होंने एक नए घर में प्रवेश किया है जो इनको एलओपी के तौर पर मिला है। इससे पहले 10 जनपद में अपने माताजी के निवास में ही वो रह रहे थे काफी वक्त से, जब उनका घर छिन गया था, आपको याद होगा। पहले वो भी एक ऐसी बयानबाजी के मामले में उनका घर छिना था, संसद सदस्यता गई थी पिछली बार। अब राहुल गांधी ने खुद फोन करके विपक्ष के तमाम बड़े लीडर्स को डिनर पर अपने घर पर आमंत्रित किया है 7 तारीख को। उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, स्टालिन, ये सारे नेता इस बैठक में आएंगे। अब निशाने पर चुनाव आयोग होगा, चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन की कार्रवाई होगी। आपको मैं बता दूं, जून 2024 से, मतलब जब लोकसभा के नतीजे आ गए थे पिछली बार, उसके कुछ दिनों बाद एक मुलाकात हुई थी इंडिया अलायंस की। उसके बाद से इन पर्सन कोई बैठक नहीं हुई है। 19 जुलाई को संसद के मॉनसून सेशन से पहले वर्चुअली जरूर कुछ नेता साथ में जुड़े थे, लेकिन आमने सामने बैठकर कहीं पर मुलाकात हो रही हो, ये 1 वर्ष के बाद हो रहा है। 13 महीने के बाद विपक्षी खेमे के कई बड़े चेहरे एक दूसरे के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, भोजन करेंगे। अब ये भी पता लग रहा है कि इस मीटिंग में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भी बात होगी। खबर है कि इंडिया अलायंस किसी ऐसे चेहरे को उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा करवाना चाहता है जिससे नरेंद्र मोदी के सहयोगियों पर दबाव बने। चंद्रबाबू नायडू पर, अगर कोई दक्षिण का व्यक्ति आ जाए, मान लीजिए आंध्र तेलंगाना का व्यक्ति आ जाए, तो चंद्रबाबू नायडू पर प्रेशर होगा कि वो उसका समर्थन करें, कैसे ना करें। ऐसे ही अगर कोई और ऐसा व्यक्ति आ जाए जिस पर नीतीश कुमार असहज हो जाएं, तो ये सारी बातें शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बताया कि इस बैठक में इन सब मुद्दों पर बात होगी, एसआईआर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के टैरिफ तक। 7 तारीख को इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है और राहुल गांधी जी इस मीटिंग के निमंत्रक हैं। राहुल गांधी जी ने सबको खुद फोन करके निमंत्रण दिया है, उसमें उद्धव ठाकरे जी भी है। बहुत सी बातें हैं ना, सबसे बड़ा तो एसआईआर है, ऑपरेशन सिंदूर है, ट्रम्प का टैरिफ है, देश की स्थिति है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर सभी बातें एजेंडा पर है, एजेंडे पे है और हम सब पर बात करेंगे। अगर इतने बड़े नेता दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के बैठक में शामिल हो रहे हैं तो सब बातों पर चर्चा हो जाएगी। ये पता भी बता दिया साथियों ने हमारे, 5 नंबर सुनहरी बाग दिल्ली का ये पता, राहुल गांधी का आवास जो है वहां पर ये मीटिंग होगी। इसकी बात हम करते हैं। वैसे आपको पता है राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ जब बोला तो उन्होंने कहा मेरे पास एटम बम है। 2 बार बोल चुके हैं मेरे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग रहेगा नहीं इस देश में। 7 अगस्त को इस इंडिया अलायंस की बैठक में चुनाव आयोग को घेरने के लिए बात होगी। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट आया, वो मजेदार है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती दी कि भाई तुम्हारे पास अगर एटम बम है तो इसका परीक्षण फौरन कर लो, लेकिन खुद सुरक्षित रहना। अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए।
एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। अरे उनको कुछ लगाव भी है ऐसे विशेषण लगा करके बात करने का। एक बार पहले मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा था ऐसी पार्लियामेंट के सत्र में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, कभी सुनामी आ जाती है। अब जो है ये भूवैज्ञानिक बन जाते हैं, कभी अब जो है वो न्यूक्लियर एक्सपर्ट बन गए कि मेरे पास एटम बम है। समीर जी, अब इस बैठक में तो नहीं कुछ हो जाएगा जो 7 तारीख को होने वाली है? देखिए, अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और राहुल गांधी की राजनीति को आप देखिए सर। पार्लियामेंट का सेशन 21 जुलाई से शुरू हुआ था, 21 अगस्त तक पार्लियामेंट का सेशन है। क्या राहुल गांधी ने 21 जुलाई के पहले सभी विपक्ष के नेताओं को फोन करके बुलाया कि भाई 5 सुनहरी बाग पे आइए, अपन लंच डिनर करेंगे? पार्लियामेंट का जो सेशन है इसमें अपन सरकार को किस मुद्दों पर घेर सकते हैं, एसआईआर पे क्या करना है, वक्फ बिल पर क्या करना है, या और जो मुद्दे हैं उसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर पर किस तरीके से घेरना है सरकार को, इसके हम एक साझा रणनीति बनाएंगे। अब सत्र शुरू हो गया, संसद पे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो गई। अब वो 7 तारीख को बैठक बुला रहे हैं। 2 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद और 7 तारीख को बैठक बुला रहे हैं, जब राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। अब और बैठक बुला रहे राहुल गांधी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की राजनीति है। और वो उद्धव ठाकरे भी आने वाले हैं, और उद्धव ठाकरे तो अभी 15 दिन पहले बंबई में बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि जो गठबंधन बना था वो लोकसभा और विधानसभा के लिए था। कॉर्पोरेशन चुनाव तो हम अपने हिसाब से लड़ेंगे। राज ठाकरे के साथ उनका गठबंधन लगभग हो गया है, और राज ठाकरे के साथ वो रहेंगे तो कांग्रेस उस गठबंधन में रहने नहीं वाली है। उद्धव ठाकरे वाली बात सर अलग से करेंगे, अरविंद लेकिन केजरीवाल, आपको लग रहा है कि ये इंडिया अलायंस नामक चीज जो है ये अभी भी है, एग्जिस्ट करती है? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत महत्व है। और जब बने थे उसके बाद भी देखिए, उसके बाद भी ममता बनर्जी का बयान आया था कि इसका मैं नेतृत्व करना चाहती हूं। कांग्रेस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल बाहर हो चुके हैं उसके अंदर, ममता बनर्जी रिस्पॉन्ड नहीं दे रही है उसके अंदर। बाकी अगर दलों को आप देखें तो कोई बहुत ज्यादा इसमें जो राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं, कितने लोगों ने राहुल गांधी का इस मुद्दे के ऊपर लोकसभा के अंदर साथ दिया। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष गठबंधन पूरी तरीके से बिखर चुका है, इंडिया गठबंधन। अब ये नाम मात्र के 2-3 दल बचे हुए, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर, अब बिहार में चुनाव है तो तेजस्वी की मजबूरी है कांग्रेस से जुड़े रहना, तेजस्वी साथ दे रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा सर एक ऐसा है, क्योंकि चुनाव आयोग ये कह चुका है कि ये पूरे देश में हम इसको लागू करेंगे, तो इसमें सारे ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं इस मुद्दे पर तो मुझे लगता है कम से कम एकजुट है। जी जी हाँ बिल्कुल सौरभ जी, एसआईआर का मुद्दा ऐसा है जिस मुद्दे पर पहले दिन से पार्लियामेंट के इस सेशन को आप देखिए, मानसून सत्र को, तो पहले दिन से ये मुद्दा चल रहा है। इसी मुद्दे पर हंगामा रहा। पहला 5 दिन जो कामकाजी दिन था पहले हफ्ते का वो बेकार चला गया, एसआईआर पर चला गया बेकार। फिर एक तय हुआ जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई कि 2 दिन हम लोग चर्चा करेंगे, 3 दिन पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हुई तो शांति बनी। लेकिन फिर जैसे वो चर्चा खत्म हुई वैसे एसआईआर का मामला शुरू हो गया, और फिर उसके ऊपर स्थगन और विवाद और पार्लियामेंट के परिसर में वो प्रदर्शन धरने शुरू हो गए। तो ये चलेगा, ये बड़ा इशू है। उस पर अपोजिशन को ये लग रहा है इसमें नाम वाम कटने का कोई मामला नहीं है सौरभ जी। ये समझ लेना चाहिए हर व्यक्ति को कि नाम कटने का, कुछ लोगों के वोट कट जाएंगे, ये इशू कभी नहीं है। इसके दम पर एक नैरेटिव बनाने का इशू है, एक परसेप्शन क्रिएट करने का इशू है। जो आप देखिए लोकसभा चुनाव के समय जो परसेप्शन क्रिएट किया गया था कि संविधान खतरे में है, उस तरह से एक परसेप्शन क्रिएट करना है, खासतौर से बिहार के चुनाव में, कि ये जो नाम काटे जा रहे हैं या जिन लोगों को संदिग्ध बनाया जा रहा है, उसका मकसद ये है कि चुनाव के बाद या कभी भी उनको जो सामाजिक सुरक्षा की चीजें मिलती हैं उनको समाप्त किया जा सकता है। अच्छा, उनकी सामाजिक सुरक्षा की पेंशन बंद हो सकती है, उनको इंदिरा आवास, ये प्रधानमंत्री आवास योजना की जो चीजें मिलती हैं वो बंद हो सकता है। जाना वहां है। हाँ, इसी के लिए है, और कोई इशू नहीं है। वही है ना इशू, और कोई नहीं है। नाम कट जाना कोई इशू नहीं है। नाम कटने का क्या है, आप बिहार में देखिए 66 लाख नाम कह रहे हैं कटे हैं, तो 66 लाख तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। 2003 के बाद पहली बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, तो 22 लाख लोग मरे हैं, तो मरे होंगे 22 लाख लोग। इतनी बड़ी आबादी है, 14 करोड़ लोग हैं, मरे होंगे। परमानेंटली शिफ्ट कर गए लोग, तो शिफ्ट कर गए। या उसके बाद 2 जगह नाम है लोगों के। आप एक भी नाम अभी ऐसा नहीं कटा है सौरभ जी जिसमें कहा गया हो कि इनके पास दस्तावेज नहीं थे। ये जो 11 दस्तावेज बताए गए हैं, इनमें से ये दस्तावेज नहीं था, इसकी वजह से नाम कट गया। ठीक है, ऐसा एक इशू नहीं है। लेकिन मैं इसमें यह जरूर समझना चाहता हूं, क्या ये जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई दोनों सदनों के अंदर, क्या इसके एसआईआर पर या इलेक्शन कमीशन पर देश की पार्लियामेंट में चर्चा हो सकती है या नहीं हो सकती? कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ये असली समस्या ये सौरभ जी, ये मना कर दिया है भारत सरकार ने। वहाँ किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा नहीं होगी, और इसके लिए यह भी कहा गया कि जो चुनाव आयोग है वो भारत सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत नहीं आता है।
हालांकि सैलरी वगैरह के जाता है, हमको लगता है जो वो विधि कानून मंत्रालय के जरिए, लेकिन ये कहा है भारत सरकार ने कि ये किसी विभाग में नहीं आता है, तो हम लोग कैसे इस पर संसद में कैसे चर्चा करेंगे? तो ये चर्चा नहीं होगी एसआईआर में। ऐसा नहीं है कि भाई देश की संसद किसी भी विषय पर उठा के चर्चा नहीं, अब जैसे न्यायपालिका की कोई बात है नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कोई और उसकी अपनी स्वायत्तता है, हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं इस तरह से जैसे बाकी दूसरे। आपको लगता है ये रुख ठीक है, सरकार का लॉजिक ठीक है? ये नहीं, लॉजिक ठीक नहीं है। मतलब आप चर्चा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? ये लॉजिक ठीक नहीं है। मतलब आप अगर चर्चा कर लें तो सारी बातें फिर खत्म हो जाए। जैसे वो एग्जैक्टली ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, अब आज उसकी बात नहीं कर रहा ना ऑपोजिशन, तो क्या इस मैटर पर चर्चा हो जाए, खुली चर्चा हो जाए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, और इसमें किसी तरह से सरकार को इफ एंड बट्स नहीं करने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एक्सक्यूजेस देना कि चुनाव आयोग सरकार के अधीन है कि नहीं है, पार्लियामेंट के, ये नहीं है। एसआईआर का जो मसला है वो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और यदि इलेक्टोरल सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसकी संसद में चर्चा नहीं होगी तो कहाँ होगी? और मुझे लगता है उससे पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है जो चुनाव आयोग को समन कर सके? नहीं, सम्मान करना अलग बात है ना, ये तो एसआईआर को लेकर पूरे इलेक्शन सिस्टम को पूछ ले, आपने क्या किया? बुला सकते हैं, कोई बात नहीं है ना ऐसा कि नहीं, बुलाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अभी इसमें कोई जरूरत नहीं है। और मुद्दा यह है कि इसमें इतना क्या है, और मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई बहुत मतलब वो ये होगा कि 2-4 दिन यदि आप मना कर देगी सरकार तो फिर 2 दिन हाउस नहीं चलेगा और फाइनली बुलाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि संसद में इस पर बात करनी ही पड़ेगी, और बेहतर है कि जितनी जल्दी बात हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसा छुपाने का नहीं है, ऐसा करने का नहीं। होनी चाहिए चर्चा इस पर, नहीं होनी चाहिए? नहीं, चर्चा तो किसी भी चीज पे होनी चाहिए। मुझे याद पड़ता है अरुण जेटली जी कहा करते थे कि अगर असंतोष भी है तो उसको डिस्कशन से सुलझाया जा सकता है। डिस्कस कर लो, लेकिन डिस्कस किसके साथ करोगे ये तय करें ना, इसकी मॉडलिटीज तय करने। ऐसे मतलब सरकार की कनपट्टी पे बंदूक रख के चर्चा करा लो, ये भी उचित नहीं है। कल तक आप सिंदूर पे चर्चा के लिए हंगामा कर रहे थे, आज आपने एसआईआर पे चर्चा के लिए हंगामा कर दिया, कल आप फिर मणिपुर के मुद्दे पे चले जाओगे। तो विधायी कामकाज के साथ साथ अपने डिमांड रखो। आप हो क्या रहा है सरकार की तरफ से? अब मैं कह रहा हूं ऐसा, आप कह रहे हो कि चुनाव में गड़बड़ियां, प्रश्न उठ रहे हैं। राहुल जी ने जब प्रश्न उठाए थे महाराज चुनाव में, प्रश्न कौन उठा रहा है? सवाल ये भी है। आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि इसका नैरेटिव खड़ा करने का उद्देश्य दूसरा है, वो उनको जो फ्री बीज मिल रहे हैं वो बंद करने का उद्देश्य है। दूसरी बात यह है कि 3 दिन हो गए, अभी तक कोई आपत्ति नहीं आई है, तो प्रश्न कहां से खड़े हो रहे हैं? किसी राजनीतिक दल ने बिहार में चुनाव की जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया। बिल्कुल ठीक, सारे प्रश्न संसद में उठ रहे हैं, क्योंकि संसद में मैं कह रहा हूं जैसे हम राहुल गांधी से अपेक्षा करते हैं कि आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हो गया या देश की 60-70 सीटों पर लोकसभा चुनाव में धांधली हो गई, वरना मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। पार्लियामेंट में बोलिए ना, हम सबूत मांग रहे हैं ना सब लोग राहुल गांधी से। आइए बताइए क्या आपके पास सबूत है, कौन सा आइटम बम है? देश के पार्लियामेंट में बताओ। ऐसे ही एसआईआर का मुद्दा है, आप गवर्नमेंट जवाब दे, सरकार जवाब दे। जिससे पूछना है पूछ के सरकार किसी भी प्रोसेस के मिडिल में जवाब नहीं दे सकती है। आप ऑपरेशन सिंदूर चल रहा हो और आप कहो कि सरकार जवाब दे दे। एसआईआर अभी चल रहा है, एक बार पूरा हो जाए फिर सरकार से आप ये डिमांड करो कि आप इस पर एक स्टेटमेंट दो। जब कहीं किसी प्रकार का कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं हो रहा है, सिर्फ मनगढ़ंत प्रश्नों के आधार पर बिहार के नेता विपक्ष ने एक पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतना बड़ा तामझाम खड़ा किया, मेरा नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, हवा निकल गई उसकी। चुनाव आयोग अब दूसरी चीज की जांच कर रहा है कि आपके पास 2 चुनाव वोटर आई कार्ड कहां से आए। तो मुझे यही लगता है कि फिक्टिशियस चीजों के आधार पर जो एक वितंडा खड़ा करने का प्रयास विपक्ष करता है, उसमें थोड़े तथ्य के साथ और इंतजार कर ले। ऑपोजिशन एसआईआर पर चर्चा करने का केस ही नहीं बना पा रही है, केस नहीं बना पा रहा है। और चर्चा थोड़ा इंतजार कर लो, एसआईआर पूरा होने दो। अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज आती है, कुछ यूट्यूबर्स कुछ सवाल खड़े कर दे रहे हैं, लोग चिल्लाने लग जाते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उससे बड़ी और क्या होगा? वही मैं कह रहा हूं, नहीं है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट सारे ऑब्जर्वेशन ले रहा है, विपक्ष जो उठा रहा है उस मुद्दे को, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आप 15 नाम ऐसे लेकर आ जाइए कि जो मर गए और जिनका नाम जो जिंदा है और उनका नाम मरे के रूप में हटा दिया गया है, हम इस पूरी कार्रवाई को रद्द कर देंगे। आपके पास पूरा समय, जो 65,33,000 लोगों के नाम काटे गए उसकी पूरी सूची आपको चुनाव आयोग ने दे दी सभी राजनीतिक दलों को। आपके पास पूरा 1 महीने का समय कि आप उसकी जांच करा रहे हो अपने बीएलए के थ्रू। तो मुझे लग रहा है कि जब इतनी पारदर्शी कार्रवाई हो रही है, उसके बाद जब तेजस्वी यादव इस तरह का आरोप लगाते हैं तो वो पूरे एसआईआर पर अगले हिस्से में डिटेल में बात करते हैं। मुझे जरा, क्योंकि ये मीटिंग की बात हम कर रहे हैं 7 अगस्त को जो राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई है,
ये जो उपराष्ट्रपति को लेकर के, चुनाव को लेकर के चर्चा है, अब तो चुनाव की ये भी डेट चर्चा आ होगी। गई ना। देखिए अब 21 जुलाई का विपक्ष को ऐसा आदमी ढूंढ रहा है जो मतलब सहयोगियों पर दबाव बनाए। देखिए अब मुझे लगता नहीं कि विपक्ष को कि बहुत अच्छा उम्मीदवार इस तरह से होगा कि वो ऐसा उम्मीदवार लेकर आएंगे ना, उनकी इतनी राजनीतिक सोच है कि वो इस तरह से उम्मीदवार लेकर आएंगे, कोई मास्टर स्ट्रोक लेकर आएंगे कि सरकार के लिए परेशानी हो या किसी सहयोगी दल के लिए हो। अगर आप गणित देखेंगे तो गणित बहुत साफ है, सरकार बहुत आसानी से अपने उम्मीदवार को जिता लेके जाएगी। मुझे लग रहा है कोशिश करेंगे कि एक ऐसा नाम लेकर आए कि जिससे सरकार के लिए कोई असहज हो या सरकार के किसी गठबंधन के सहयोगी दल से किसी नेता का नाम प्रस्तावित कर दिया जाए, जिससे वो तो कोशिश एक बार यशवंत सिन्हा जी को लड़ाया था ना, जसवंत सिंह लड़े थे, जसवंत सिंह लड़े थे, बीजेपी ने लड़ाया। यशवंत सिन्हा भी लड़े थे मेरे ख्याल में। नहीं, यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में लड़ना चाह रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, उपराष्ट्रपति का मार्गरेट अलवा से लड़वाया। आपको लगता है कुछ नीतीश कुमार को चूड़ी कसने के लिए या चंद्रबाबू नायडू को परेशान करने के लिए कोई कैंडिडेट लाया जा सकता है? नहीं, ये कैंडिडेट लाया जा सकता है। हालांकि जैसा उन्होंने कहा कि चुनाव एकदम एक तरफा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, लेकिन होता जरूर है। ये लगातार कभी सिर्फ 3 या 4 लोग हुए हैं जो निर्विरोध चुने का चुनाव जरूर होता है। हर बार अपोजिशन की तरफ से कैंडिडेट जरूर दिए जाते हैं, चाहे बीजेपी अपोजिशन में रही तो नजमा हेपतुल्ला या जसवंत सिंह, ये सब लोग कैंडिडेट हुए हैं। चुनाव होता जरूर है। मार्गरेट अलवा हुई, उसके पहले गोपाल कृष्ण गांधी को बनाया। तो कैंडिडेट चुनने में आप क्या राजनीतिक समझदारी दिखाते हैं? एक चुनाव छोड़ दीजिए जो हमको याद आ रहा है सौरभ जी, जिसमें 40% के करीब वोट आया था। सुशील शिंदे चुनाव लड़े थे उस समय भैरव सिंह शेखावत के सामने। अच्छा। उसके अलावा कभी भी 32% 35% से ज्यादा वोट अपोजिशन के कैंडिडेट को नहीं आता है। आप कैंडिडेट किसको चुनते हैं? अब जैसे पिछली बार मार्गरेट अलवा कैंडिडेट थी और कर्नाटक चुनाव जीत गए। आपने 22 में मार्गरेट अलवा को कैंडिडेट बनाया और 23 चुनाव जीत गए। और मार्गरेट अलवा ने बाद में किताब लिख के बहुत सारी बातें कह दी थी। तो फिर उस तरह का कोई कैंडिडेट चुनाव को ध्यान में रख के 5 राज्यों के चुनाव है, आप पूर्वी भारत से कैंडिडेट ले आ सकते हैं। नहीं, सीरियस एक्सरसाइज इस नाते होगी कि 5 स्टेट के चुनाव हैं, बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है। अगर आप दक्षिण भारत से या पूर्वी भारत से कैंडिडेट ले आते हैं, कोई बंगाली कैंडिडेट ले आते हैं, तो उसका एक राजनीतिक मतलब। चलिए ओके, SIR पर तेजस्वी यादव जो फंसे इस बार, ये आप जो कह रहे हैं कि सीरियस एक्सरसाइज, इलेक्टोरल सिस्टम पर ही आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। किसी के चुनाव हारना जीतना तो महत्वपूर्ण नहीं है ना, चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने न्योता दिया है सबको भोजन का, 7 तारीख को डिनर उनके आवास पर, सारे विपक्ष के नेताओं को, इंडिया ब्लॉक को रिवाइव करने की कोशिश, SIR का मुद्दा, उपराष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा, ये सारी बातें उसके अंदर होंगी। लेकिन जहां असल इंपैक्ट है इस चुनाव आयोग की SRI एक्साइज का, उसकी बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट रिवीजन की रिपोर्ट दिए, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके बाद बिहार की सियासत में एक नया हंगामा शुरू हुआ है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था मेरे ही नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, औरों का तो छोड़िए। अब पता लगा कि तेजस्वी यादव के पास एक नहीं 2 वोटर आई कार्ड है। यह आरोप लग रहा है उनके ऊपर, और यह इस वक्त बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। तेजस्वी यादव पर एक साथ 2 वोटर आई कार्ड बनवाने का आरोप है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर FIR दर्ज करने की मांग की है। RJD के नेता तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर, जिसके जो कार्ड बनता है उसका नंबर होता है, वो 2 नंबर सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को एक नोटिस भी दिया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी से उनके पास जो वोटर आई कार्ड है वो जमा कराने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे कि तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वोटर आई कार्ड दिखाया और लहराया वो असली है या नकली है। तो एक अपनी तरफ से तेजस्वी यादव ने किया तो बड़ा स्टंट था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उल्टा पड़ गया। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है, कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है। आपको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही तरीका है। और जो बाहर रह रहा है बिहारी, अगर वो चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा? वो आएगा अपना फिर ढूंढने, एक बार फॉर्म भरने, फिर एक बार ढूंढने। ये मजाक है। गरीब लोग कितने मजदूर है, यही काम रह गया लोगों का, रोजी रोटी छोड़ करके यही काम करता रहेगा। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड है, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम काटा गया। नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है,
और क्या आपका प्रोसेस रहा है, क्या तरीका आपने अपनाया है जिससे आपने मृत पाया या शिफ्टेड पाया या रिपीटेड पाया है? झूठा ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके, और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। और ये एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है, इसको भी ये कभी नहीं बख्शा। गाली देने का काम, क्या क्या नहीं कहा। तो जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे तो वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। तो आप ही सोच रहे होंगे भाई मामला क्या है, 2 वोटर आई कार्ड बिहार के ही, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस से बता रहे हैं मेरा ही नाम नहीं है, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। फिर उनका नंबर जो है बता दिया गया, ये आपका एपिक नंबर है। क्या मामला निकला सर फाइनली? देखिए, उन्होंने एक एपिक नंबर बताया और कहा कि मैं तो अब चुनाव लड़ने योग्य भी नहीं रहा, मुझे ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। मतलब जो इमोशनल कार्ड खेलना था उन्होंने खेला। और जो एपिक नंबर चीख के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, उस एपिक नंबर पर उनका नाम नहीं था। उनका नाम किसी दूसरे एपिक नंबर पर चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में है। चुनाव आयोग ने मतलब 10 मिनट के अंदर, मैं तो बिहार चुनाव आयोग की सक्रियता को भी रेखांकित करना चाहता हूं, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट के अंदर उन्होंने जारी कर दिया कि ये तेजस्वी यादव और उस एपिक नंबर पे वोट डाल चुके हैं पहले, जो चुनाव आयोग ने जारी किया उस पर। अब ये तो चेक ये मैंने पढ़ा है ये तो उन्होंने कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने बता दिया 2020 का चुनाव उसी एपिक नंबर पर वोट डाले। लेकिन इसमें ये भी है कि ये एपिक नंबर किसी के पास नहीं है, मतलब उस पर कोई ये नहीं आया कि ये नाम नहीं है उनका। यादव के पास 2 वोटर कार्ड है। नहीं, लेकिन वो तो आता ना उसमें, फिर नाम नहीं आया। हो सकता है रिवीज एसआईआर में कट गया हो, ये तो जांच का विषय है। हो सकता है कि मैं सिंपल मैं ताकि कंफ्यूज कोई ना हो, आप नाम क्लियर है, तेजस्वी यादव के नाम पर 2 वोटर आई कार्ड है, ये तो क्लियर है। दो एपिक नंबर मतलब 2 कार्ड हो गए ना, डिस्टिंक्ट 2 कार्ड है। एक उनके पास है, दूसरा चुनाव आयोग ने बता दिया। जो चुनाव आयोग बता रहा है वो ये भी कह रहा है कि इस पर आपने 2 चुनाव में वोट डाला है, वो भी उनके पास तो वोट डाला है तो वो इन्हीं के पास होगा ना। बिल्कुल। या किसी और ने तेजस्वी यादव के नाम पर वोट डाल दिया। असली बात यही है कि जो 2 इपिक नंबर वो बता रहे हैं, जो उन्होंने बताया, चेक किया ऐप पर, चुनाव आयोग के ऐप पर, जिसमें उनका नाम नहीं मिला, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग यही कर रहा है कि हमने नहीं जारी किया ये इपिक नंबर। और ये 2014 के पहले कभी आपके पास कहां से आया ये आप बताएं, क्योंकि 2014, 15, 2020 का चुनाव वोट डाला है जो तेजस्वी यादव ने, वो उस इपिक नंबर पर डाला है जो चुनाव आयोग ने बताया कि ये आपका इपिक नंबर है, आपने इस पर वोट डाला है। ये पुराना आप कहां से ले आए जो आप यूज ही नहीं कर रहे? आएगा कहां से भाई? देगा तो चुनाव आयोग ही ना। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने दिया ही नहीं है। ये भी संभावना हो सकती है कि तेजस्वी जी झूठ बोल रहे हो। इस संभावना से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कोई एक गलत नंबर दिखा के लोगों को भरमाने का प्रयास किया। इतना तो वो भी जानते होंगे कि वो तो ढूंढ निकालेगा, कोई भी ढूंढ निकालेगा। ऐसा नहीं कर भाई, मतलब ये सारी संभावनाएं हैं। क्यों? अगर उनके पास तो तेजस्वी जी तो बहुत एग्रेसिव है ना इसमें, तुरंत उसको वापस आना चाहिए और कहना चाहिए ये मेरा वोटर आई कार्ड है। जब तेजस्वी यादव ने पत्रकार वार्ता ली थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा इपिक नंबर है RAB 2916120, ये उन्होंने नंबर डाला और बोला कि मेरा वोटर कट गया है। तुरंत चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आपका जो इपिक नंबर है वो RAB 0456228 है। और ये जो आपका वह बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पुस्तकालय भवन क्रम संख्या 416 पर दर्ज है। लालू जी जब और जब उन्होंने एक्सपोज किया उसके बाद मुझे लगता है कि चुनाव को थोड़ा रुकना था। तेजस्वी यादव की पत्रकार वार्ता के बाद तो राहुल गांधी भी एक्सपोज होते, जैसे तेजस्वी यादव कहते कि नहीं है तो राहुल गांधी तुरंत ट्वीट करते कि देखिए तेजस्वी यादव का नाम नहीं है, मैं आपसे कह रहा था कि हमारे पास फॉर्म है। और फिर राहुल गांधी भी एक्सपोज होते तेजस्वी यादव। अगर थोड़ा चुनाव आयोग अगर धैर्य रखता। सर अब सवाल ये है कि अब जांच होगी, चुनाव आयोग ने उनसे वो सांसद का भी निकला सर कार्ड मांग लिया है। सांसद जो है माले के जो सांसद है सुदामा प्रसाद, जो आरा से सांसद है, उनकी वाइफ के शोभा सिंह के 2 कार्ड निकले वोटर आईडी कार्ड। चुनाव आयोग ने उनको भी नोटिस जारी किया है कि आपके पास 2 वोटर आईडी कैसे आप सबमिट कीजिए दोनों। तो सांसद की पत्नी के भी 2 वोटर आईडी कार्ड। मैं आपको बताऊं, 2 मतलब वोटिंग 2 जगह पर वोटर होना
ये तो एक सामान्य बात है, होता है। मेरे साथ भी हुआ। मेरे पहले जहां मेरे माता पिता रहते हैं वहां वोट बना हुआ था, फिर मेरा वोट एक दिल्ली में बना, तो मैंने पुराना वाला सरेंडर कर दिया, मैं दिल्ली का वोटर हूं। यही सवाल है कि पुराना वाला सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन अगर आप सरेंडर न करो और उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो पुराना वाला दिखाओ कि मेरा कट गया जी, तब तो संदेह के घेरे में आओगे ना कि भाई आपने पुराने का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया कि एसआईआर में जेन्युइन वोटर्स को काटा जा रहा है। वो भी नेता विपक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक यहां नेता विपक्ष है जिनको आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और वो भी वहां नेता विपक्ष हैं। तो नेता विपक्ष के जिम्मेदार वाले पद पर रहते हुए इस तरह जनता में भ्रम फैलाने का जो वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है कि इसकी जरूर जिम्मेदारी तेजस्वी जी को लेनी चाहिए, और तेजस्वी जी को सामने आके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जिस दबंगई से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दबंगई के साथ उनको बताना चाहिए कि चुनाव आयोग यहां गलत है। वो नोटिस का जवाब तो फाइलों के लिए होता है। अब एक काम होना चाहिए था ना तेजस्वी जी को, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इलेक्शन कमिशन में बात करनी चाहिए थी कि मेरा नंबर इसमें नहीं दिख रहा, क्या है ना वो उसको। लेकिन दूसरी बात, इसका एक और पक्ष है, कैसे बनता है उसका एक और पक्ष है। नहीं, मुद्दा तो गलत हो गया ना, पहले एक बार चेक कर लेते हो जाता कि क्या होता। दूसरी बात, इसका एक पक्ष ये भी है कि यदि उनके जैसे बता रहे हैं समीर जी के एक एमपी की वाइफ का कार्ड डबल है, तो इसका मतलब ये सवाल तो खड़ा होता ही नहीं। बहुत सारे लोग, जब एमपी की बीवी के पास है तो 150, 1000, 10,000 लोगों के पास डबल कार्ड हो सकता है ना, तो फिर इसमें सवाल खड़े करने में क्या परेशानी है? नहीं, कोई एक सेकंड, सवाल कौन खड़े कर रहा है? सवाल जो भी खड़ा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तो बताया है 25 लाख लोग मृत हैं, 35 लाख 36 लाख लोग दूसरी जगह चले गए परमानेंटली, और 7 लाख लोग जो है उनका दो जगह वोटर आई कार्ड बना। नहीं, वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि इलेक्शन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ियां हैं, तो उनकी बात करने में क्या बुराई है? इसका मतलब ये है कि एसआईआर ठीक है। स्पेशल इंटेंसिव एनीवे, और एक चीज महत्वपूर्ण बात जो अजीत जी ने अभी बताई, ये सारा विपक्ष जो है वो ये बताना चाहता है अपने वोटर को कि तुम्हारा नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं आया तो इसका मतलब तुम संदिग्ध कैटेगरी में आ जाओगे और तुमको भारत सरकार, बिहार सरकार द्वारा मिलने वाली सारी जो योजनाओं का लाभ है वो बंद हो जाएगा। मुद्दा वहां तक जा रहा है, इसीलिए ताकि लोग फिर बढ़ चढ़कर इसमें वोटिंग में हिस्सा लें। अच्छा, ये सवाल रोहिणी आचार्य के साथ भी के सामने भी हुआ। उन्होंने एक अलग मुद्दा उठाया, बहन तेजस्वी जी की, लालू जी की बेटी। उन्होंने कहा भाई तिवारी, अंसारी, पासवान, मुस्तफा यादव सबके वोटर कार्ड जो है एक ही पते पे बने। ये तो बात सही है। ये इसमें सौरभ जी कोई ऐसी बात नहीं है बड़ी। ये लोग इस बात को भी जबरदस्ती इशू बना रहे हैं। देखिए, लॉजिकल बात कोई भी हो, हम इस पर बहस करने, चर्चा करने, सवाल उठाने के लिए तैयार है। जैसे कहा गया कि 107 नंबर, 109 नंबर, कल आरजेडी के एक प्रवक्ता ने कहा कि आप इसको एक जिला ही क्यों नहीं घोषित कर देते हैं जहां पे इतने लोगों के नाम है, जहां तिवारी भी है, अंसारी भी है और महतो भी है, प्रसाद भी है। तो चुनाव आयोग ने उस पर भी स्पष्टता कर दी है कि ये एक नेशनल हाउसिंग नंबर हम लोग देते हैं। अभी बहुत सारा म्यूनिसिपल का एरिया है, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में, नगर निगम में एरियाज हैं जिनको मकान नंबर नहीं अलॉट हुए हैं। अच्छा, मकान नंबर नहीं अलॉट हुए हैं, वो आ गया, गांव का एरिया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ गया, या पहले का एरिया है, मकान नंबर अलॉटेड नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल एक मोहल्ले के नाम पे कई सारे मकान हैं, तो अब एक क्लस्टर है, मान लीजिए 50 घर हैं। हम लोग के यहाँ टोला बना हुआ है गाँव में, उस टोला में 50 घर हैं और नंबर नहीं किसी का अलॉटेड है, तो आपको एक नंबर तो देना होगा ना, सबका कैसे पहचान में आएगा? तो ये एक नेशनल हाउसिंग नंबर करके ये प्रोविजन है, रूटीन है कि 107 नंबर, 109 नंबर आपने कर दिया, उसमें सब तरह के, उसमें हर घर के लोगों के नाम आपने डाल दिए उसमें। तो जब आइडेंटिफाई कैसे करता है इलेक्शन कमीशन? जब हम ढूंढने जाता है द्विवेदी जी, जैसे गांव में गया, जैसे आप गए गांव में, आपने एक घर में, इस घर के सामने बैठे, आप उस घर के सामने बैठे, ये घर तिवारी जी का है, ये घर अंसारी जी का है। अब दोनों के घर के नंबर नहीं है, कोई नगर निगम में कोई घर का नंबर अलॉट नहीं हुआ है, तो क्या लिखेंगे? तिवारी जी का घर, अंसारी जी का घर थोड़े लिखेंगे। तो एक कॉमन नंबर हम लोग कैसे मानते हैं मैथ्स में प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कि एक्स मान लीजिए, एक हाउसिंग क्लस्टर को एक नंबर आपने एक नंबर दे दिया, उस नंबर पर वहां के सारे घर आपने कर दिए। फिर जब उनको नंबर अलॉट होंगे जब उन मकानों को, तो अब एक बात ये रह गई, ये बात आपने उठाई बिल्कुल ठीक थी, ये कि 4 दिन हो गए, 4 अगस्त हो गई ना, चौथा दिन है। सारे नेताओं को, बिहार के सारी पार्टियों को ये ड्राफ्ट लिस्ट जा चुकी है जिसमें 65 लाख नाम कम है। तो अब क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्शन आया कि मेरा नाम नहीं है, होना चाहिए, तो मैं भेजूं बीएलओ को, जो भी जितने तेजस्वी जी के अलावा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, या ये व्यक्ति जो है इसका नाम नहीं होना चाहिए? आए हैं ऑब्जेक्शन, कोई 900 के करीब ऑब्जेक्शंस आए हैं अभी पहले 2 दिन में। मतलब किसी पार्टी ने नहीं किया है, पार्टी के बीएलएज ने नहीं किया है, इंडिविजुअल्स ने 900 के करीब लोगों ने, कल तक की ये रिपोर्ट थी, 930-40 लोगों ने ऑब्जेक्शंस किए हैं। 964 हाँ 964। तो उसमें है कि नाम कुछ कटवाने के लिए भी हैं
और कुछ जोड़ने के लिए भी हैं। ठीक है। तो ये एक रूटीन एक्सरसाइज है। देखिए, अभी हमने पहले कहा, अभी तक एक भी केस नहीं आया है कि डॉक्यूमेंट्स की कमी के आधार पर किसी का नाम कटा है। ये हम बार बार इस बात पर इन्फेसिस इसलिए कर रहे हैं सौरभ जी कि पहले दिन से इशू ये है कि चुनाव आयोग जो 11 दस्तावेज बता रहा है ये किसी के पास नहीं है बिहार में, या बहुत कम लोगों के पास है। इसके बावजूद दस्तावेज की कमी के आधार पर नाम नहीं कट रहा है। किसी की मृत्यु हो गई, कोई स्थायी रूप से शिफ्ट हो गया, फॉर्म नहीं जमा किया उसने, या डुप्लीकेट है, इस नाम पर कटा है। तो अब आगे ये देखना है कि डॉक्यूमेंट्स की कमी के आधार पर नाम कटते हैं या नहीं कटते हैं। एग्जैक्टली। कि हमारा ना इनके डॉक्यूमेंट्स कम है या इनका नाम या नहीं होना जिनकी चाहिए। नेशनैलिटी संदिग्ध हो। वही ये सवाल आया था ना पहले कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली मिले हैं बीएलओ को, तो वो कहाँ चलेगा मिले हैं तो उनके नाम तो नहीं कटे। अभी तक तो चुनाव आयोग ने कहा नहीं कि हमने किसी बांग्लादेश, तो ये चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि हमें ये संदिग्ध लोग मिले या फॉरेनर मिले या नहीं मिले। पहले था कि मिलेंगे तो हम होम मिनिस्ट्री को सूचना देंगे। तो अभी तक लेकिन जो चल रहा है सामान्य प्रक्रिया चल रही है और ठीक चल रही है, उसमें कोई कमी नहीं। कभी आपने जब राहुल गांधी की हमने बात की कि 7 तारीख को उन्होंने विपक्षी दलों को भोजन पे बुलाया, तो एक चर्चा शुरू की थी समीर जी ने, मैं उस पर आ जाता हूँ कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो एक दिन पहले ही आ जाएंगे। 7 तारीख को है, वो 6, 7, 8 3 दिन जो हैं वो रहने वाले हैं। महाराष्ट्र की खबर पर आ रहे हैं, 3 दिन वो दिल्ली में रहने वाले हैं। और ये भी बात सामने आई कि राहुल गांधी ने ये बैठक आयोजित करने से पहले वैसे तो सबसे फ़ोन पर बात की थी, लेकिन विशेष एक बातचीत जो है उनकी उद्धव ठाकरे के साथ हुई थी। और इसमें इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता जो हैं वो जुटेंगे। SIR मुद्दा होगा, ट्रंप टैरिफ भी इसके अंदर मुद्दा होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे खास 3 दिन के प्रवास पर आ रहे हैं, क्या कोई विशेष? निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे बहुत लंबे समय बाद दिल्ली आ रहे हो। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे जब शिवसेना एक थी उसके उस समय भी बहुत कम दिल्ली आते थे, विशेष आयोजन पर ही वो दिल्ली आते रहे। अगर 3 दिन दिल्ली आ रहे हैं वो सत्र के दौरान, तो ये तय है कि वो सिर्फ राहुल गांधी से मिलने नहीं आ रहे हैं, उनके दूसरे भी एजेंडे होंगे। वो कई लोगों से मिलने वाले हैं। खबर ये भी आ रही है कि ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात अलग से होने वाली है। वो अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करने वाले हैं, तमाम दूसरे नेताओं से मिलेंगे। खबर यह भी कि बीजेपी के 1-2 नेताओं से भी उनकी मुलाकात संभावना है कि हो सकती है उनकी बैठक। गडकरी का नाम चल रहा है कि गडकरी के साथ शायद 7 तारीख की शाम को उद्धव ठाकरे की मुलाकात नितिन गडकरी के घर पर होगी। इस बात की चर्चा है। अभी अधिकृत रूप से नितिन गडकरी के यहाँ से इस तरह का ना बयान है, न उद्धव बाला साहब ठाकरे ने कहा है। लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से भी दिल्ली में मिलने की योजना है उनकी। अब वो ये कह सकते हैं कि मेरी एक औपचारिक मुलाकात थी, बहुत दिनों बाद में आए हो तो मुलाकात की है। अब क्या जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि भाई आप आ जाओ, उस तरफ आ सकते हो, तो क्या उससे जोड़कर देखा जाएगा? कई बार उड़ के कट चुकी है। नहीं, लेकिन अब चर्चा है भाई, आप 3 दिन रहेंगे तो सबसे मुलाकात करेंगे। लेकिन यह तय है कि उन्होंने एक बात बहुत राहुल गांधी को स्पष्ट कर दी है कि बीएमसी के चुनाव में वो कांग्रेस के हिसाब से वर्कआउट नहीं करेंगे। बीएमसी का चुनाव राज ठाकरे के साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि बीएमसी में मैं कांग्रेस को बिल्कुल भी एंटरटेन करने वाला नहीं हूं। बाकी अगर कहीं महाराष्ट्र में गठबंधन होता है तो हम देखेंगे। अब यह देखना है कि कांग्रेस क्या उनके साथ बीएमसी के लेकर कोई बातचीत करती है। फिलहाल बीएमसी में एक गठबंधन टूटा हुआ, इंडिया गठबंधन। सर मुझे लगता है आप लोग इंडिया गठबंधन के इस बैठक को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं सर। अभी तक कुल जमा 2.5 बैठक हुई है इनकी। कौतूहल से जब से हाँ, कौतूहल अच्छी बात है, आपका कौतूहल शांत कर देता हूं। ये एक दरअसल राहुल गांधी के गृह प्रवेश का भोज है सर। 5 सुनहरी बाग पर जो गृह प्रवेश हुआ है वो उसका भोज है। आएंगे, बैठेंगे। अरे खंड खंड हो चुका ये इंडिया गठबंधन, अब कहां बचा है? केजरीवाल, चलिए एक केजरीवाल जी ने छोड़ा बस। सर अभी तो समीर जी बता रहे हैं कि आपने छोड़ दिया, बाकी दुनिया भर के लोग कह चुके हैं कि यह सिर्फ नेशनल चुनाव के लिए गठबंधन था। अब तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5, जैसा अजीत जी बता रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो वहां कहां इंडिया गठबंधन? क्या आपको लगता है कि केरल में कांग्रेस और सीपीएम एक हो जाएगा? नहीं, मैं तो उतना दूर सोच ही नहीं रहा। मैं तो जैसा उन्होंने बताया इतने दिन बचे हैं इस मानसून सेशन के, ये विपक्ष कैसे एकजुट होकर? अरे सर ये गृह प्रवेश का भोज है, गृह प्रवेश का भोज है। भोज खाएंगे, सब अपने अपने घर जाएंगे और इंडिया गठबंधन जैसे कागज पर है वैसे बना रहेगा। न केरल में कुछ होना है, न तमिलनाडु में कुछ होना है, ना कहीं और जहां भी चुनाव है वहां देखिए। बंगाल में कुछ होना है क्या? बंगाल में क्या कांग्रेस पार्टी और सीपीएम के साथ मोर्चा बना लेंगी ममता बनर्जी? आप ये सोचते हैं इंडिया गठबंधन संभव ही नहीं है। फिर ये एक्सरसाइज क्यों हो रही है सर? पार्लियामेंट्री एक्सरसाइज तो है ही ना, और सबको मिलते रहना। गृह प्रवेश भी जैसे आनंद जी कह रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, किसी अरे बिल्कुल मिलना चाहिए सर, तो अच्छी बात है। और पार्लियामेंट को लेकर एक्सरसाइज, और अभी जो सबसे बड़ी चीज है उनके पास उपराष्ट्रपति का चुनाव है। यदि इंडिया गठबंधन सरकार के कैंडिडेट के खिलाफ कोई एक कैंडिडेट मजबूत तरीके से खड़ा कर देता है, ठीक है, जीतना तो नहीं होगा। अरे संजय राउत का स्टेटमेंट भी था सर, इसमें सुना देता हूं फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। संजय राउत
तो उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में उस बैठक के लिए आएंगे। 7 तारीख की जो बैठक है, उद्धव जी 6 तारीख को दिल्ली में आएंगे और 8 तारीख तक दिल्ली में रहेंगे। मीटिंग में भी शामिल होंगे, सबसे मिलेंगे। संसद भवन में हमारा जो पार्टी का नया कार्यालय बना है वहाँ भी जाएंगे और दिल्ली में जो प्रमुख नेता है उनसे मिलने की हम कोशिश करेंगे। उद्घाटनों के लिए आ रहे हैं सब। पार्टी का दफ्तर हुआ, मिला उसका उद्घाटन, राहुल जी के घर का एक बड़ा काम जो सौरभ जी जो है, एक बड़ा काम जो है वो ये है कि 8 तारीख को, 8 जुलाई को, अगस्त को अपोजिशन मार्च करेगा चुनाव आयोग तक, निर्वाचन। वो राहुल गांधी से जिस दिन मुलाकात होगी अगले दिन। हाँ, वही 7 तारीख की जो बैठक है, उस बैठक का एक एजेंडा ये भी है। SIR है, बड़ा मुद्दा है SIR, उस पर बात करेंगे लोग, आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे। देखिए अब फेग एंड में है पार्लियामेंट का, ये मानसून सत्र खत्म होने वाला है। अब तो रक्षाबंधन की छुट्टी हो जाएगी, फिर उसके बाद 15 अगस्त की 4 दिन की छुट्टियां होंगी। तो अब कोई उसके बाद विधायी काम काज है, सरकार को अपने बिल्स पास कराने हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पार्लियामेंट की स्ट्रेटजी जितनी होगी SIR की स्ट्रेटजी है कि आंदोलन सड़क पर। उसके बाद राहुल गांधी जाने वाले हैं बिहार में, 7 दिन लगातार वो पदयात्रा करेंगे, आंदोलन करेंगे तेजस्वी यादव के साथ। तो एक तो SIR की तैयारी है, उपराष्ट्रपति की तैयारी है, और निर्वाचन सदन तक का एक मार्च है 8 तारीख को। अरे बिहार में चुनाव जो होने वाले हैं और इसके वोटर लिस्ट पर तनाव, SIR को लेकर हंगामा, इस सब के बीच एक खबर और है। गृह मंत्री अमित शाह की एक अहम मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, और इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल बीजेपी के चीफ सौमिक भट्टाचार्य शामिल होंगे। अमित शाह की मीटिंग में बंगाल के अंदर SIR लागू होने पर चर्चा हो सकती है। दरअसल अगले साल ही चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी का आरोप हमेशा से रहा है कि वेस्ट बंगाल में TMC अवैध घुसपैठियों के फर्जी वोटर आई कार्ड बनवाकर वोट डलवाती है। ऐसे में बंगाल चुनाव से पहले वहां पर वोटर लिस्ट रिवीजन कराया जा सकता है। चुनाव आयोग ने कही दिया है कि सब जगह होगा। पीछे तो एक खबर आई थी कि शेड्यूल भी शायद जारी हुआ है, अगस्त से वहां जो है शुरू हो जाएगी कार्रवाई, या अभी दुर्गा पूजा आएगी उसके बाद से कार्रवाई जो है बंगाल में शुरू होगी। लेकिन बंगाल में तो माहौल भी बनने लगा है। तो बंगाल की आपको एक खबर बताता हूँ अभी इससे आगे, वो भी काफ़ी हंगामा उस पर भी हुआ। लेकिन एक स्टेटमेंट आया सर हेमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी को लेके। आजकल वो जो है हेमंत बिस्वा शर्मा भी वो असम के लोगों के सामने राहुल गांधी पर ही बोलते हैं, इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। उन्होंने एक बार ये भी कह दिया था कि इतने घुसपैठिए हैं असम में, अभी हाल फिलहाल में कहा था, इतने घुसपैठिए हैं कि मैं जिंदगी भर मुख्यमंत्री रह जाऊं अगर असम का, तो भी बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। तो ये ऐसा स्टेटमेंट उनका। अब उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के कहा है, क्योंकि राहुल गांधी SIR के खिलाफ बोल रहे हैं। इलेक्शन में लोग कहते हैं कि लोगों के नाम कटवा दिए जाते हैं, फर्जी वोटर जुड़वा दिए जाते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को सिर्फ मुसलमानों से प्यार है, सिर्फ मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन भारतीय मुसलमान नहीं। उनको बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमान, इनके साथ दोस्ती निभानी है, और वो एक देशद्रोही व्यक्ति हैं। राहुल गांधी भारत विरोधी एजन व्यक्ति। राहुल गांधीये खाली बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानर लगत आछे, भारतीय हिंदुर लगत नाई, भारतीय मुसलमानर लगतो नाई। राहुल गांधी पक्का एजन देशद्रोही व्यक्ति। उनके पास एटम बम है, ये कह रहे हैं ये देशद्रोही हैं। नहीं, एटम बम का मुझे अभी पता नहीं कंफर्म हुआ कि नहीं प्रोग्राम, क्योंकि 5 अगस्त को यहाँ बेंगलोर में वो एटम बम का सुना है कि 5 अगस्त को वहाँ फोड़ेंगे बम। वहाँ बम फोड़ेंगे, तो अभी तो उसको तय हो जाएगा। 5 अगस्त कल है शायद, तो उस पर चर्चा हो जाएगी। अब हेमंता जी और राहुल गांधी की तो जो कुश्ती है वो लगातार चलती रही है, जब से बिस्कुट नहीं खाए तब से लेकर अभी तक उनकी वो नाराजगी चल रही है, उस पर काम हो रहा है। और हेमंता जी जो बात करें कि भाई मुसलमानों से प्यार है, उनको नाराजगी है मुसलमानों से, हेमंता जी को साथ साथ ही बोल देना चाहिए था। नहीं, आज तो उन्होंने कृपा करी, कहा भारतीय मुसलमानों से भी दोस्ती नहीं है राहुल गांधी की। हाँ, उन्होंने कहा, लेकिन ये तो नहीं कहा कि उन्हें दोस्ती है भारतीय मुसलमानों से। और मुद्दा तो ये है कि उनके पास तो जिंदगी भर के लिए तो है ये काम, लेकिन जो पहले किया था वो रजिस्टर तो खाली करें। कौन सा? जो पहले बनाया था CAA का रजिस्टर, जिसमें 18 लाख 19 लाख लोग थे, घुसपैठिए थे, तो उस रजिस्टर को भी तो कभी कभी खोल लेना। राहुल गांधी जी का रजिस्टर खोलने के अलावा भी काम करें हेमंता जी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो वो नहीं कर रहे ना। अब अभी असम का इलेक्शन आएगा तब हो जाए। देखिए ये घुसपैठिए जो है ना, बहुत ही उसमें ट्रांजिट मोड में रहते, जहाँ इलेक्शन होते हैं ना वहाँ होते। अभी पिछले दिनों झारखंड में थे, घुसपैठिया दामाद का आपने पूरा प्रोग्राम चलाया था, फिर दिल्ली में आ गए, अब बिहार में आ गए हैं, फिर वो बंगाल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ट्रांजिट मोड में रहते हैं सारे घुसपैठिए, और इस वजह से शायद पार्टी या सरकार निकाल नहीं पा रही उनको।
लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं सर, बस 10 सेकंड के लिए, ये हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान बहुत आपत्तिजनक है। किसी भी नेता को देशद्रोही नहीं कह सकते, गैर जिम्मेदार, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। आप हमले करिए, मुस्लिम विरोधी कहिए, जो भी कहना हो कहिए, पर किसी को देशद्रोही नहीं कह सकते। इन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा। राहुल गांधी ने कहा जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो देशद्रोह है, मतलब उनको भी नहीं करना इलेक्शन कमिश्नर भी देशद्रोही है और सारे ऊपर से लेकर टॉप तक सब देशद्रोही। हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि देशद्रोही किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं तो राहुल जी विपक्ष में हो, सरकार में हो, किसी में भी। ये क्या ट्रीजन बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा अपराध होता है ट्रीजन। आप दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए, अगर अमेरिका में किसी के ट्रीजन का आरोप लग जाए तो उसको जेल से छूट नहीं सकता है, निकल नहीं सकता है। लेकिन ये वैसा ही है जैसे हम लोग रोजाना लोकतंत्र की हत्या करते हैं। वही एग्जैक्टली सेम आज चूंकि हिमंता ने कहा इसलिए हम हिमंता की बात कर रहे हैं। कल राहुल गांधी कह चुके हैं ये गलत तरीका है। किसी भी अपने राजनीतिक शत्रु को, मैं राजनीतिक शत्रु कह रहा हूं, उसको आप देशद्रोही नहीं कर सकते। ये अधिकार ना आपको समाज देता है, ना संविधान देता है, ना आपका राजनीतिक दल देता है। ये आपके मानसिक दिवालियेपन का परिचय है। कहीं एक परेशानी दिख रही है चुनाव के पहले, आपको कोई ना कोई परेशानी है। अगले साल चुनाव है, अगले साल चुनाव, और वो उन दोनों का व्यक्तिगत है। 10 साल से बीजेपी की सरकार है वहां पर, मुश्किल काम है इस बार सत्ता में आ पाना। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जाने जाते हैं चुनाव जो है वो उसमें माहौल बनाने के लिए, तो यही वो माहौल बनाने का। राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की एक दिन में मुलाकात का क्या मतलब है, इसको लेकर बहुत चर्चाएं हैं। अटकलें भी लग रही है कि कल 5 अगस्त आ रहा है, फिर कुछ बड़ा होने वाला है क्या, कश्मीर में कुछ बड़ा होगा क्या, कोई और बड़ा फैसला सरकार करने वाली है, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको मैं दिखाता हूँ एक यूट्यूब इंटरव्यू में क्या बातें हुई। अच्छा, ये यूट्यूब इंटरव्यू किया कपिल सिब्बल जी ने, करते हैं वो दिल से कपिल। उसमें इस बार उनके साथ जो लोग बैठे हुए थे, संजय राउत शिवसेना यूबीटी के, महुआ मोइत्रा टीएमसी की और गौरव गोगोई बैठे हुए थे कांग्रेस पार्टी से। तीनों अपनी पार्टी के ठीक ठाक लीडर, बड़े लीडर थे। अब यहाँ जो बातें हो रही थी वो हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, और पहलगाम हमले पर इंडिया गठबंधन के इन सारे नेताओं ने जो स्टेटमेंट्स दी वो वाकई विवादित है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पहलगाम हमले को लेकर कहा कि आतंकवादियों ने कोई धर्म पूछकर लोगों को नहीं मारा था। ये सब झूठी खबरें, अफवाहें हैं कि धर्म पूछा मारा। हमने भी उन परिवारों से बात की है जो वहां पर उस टेररिस्ट अटैक के वक्त मौजूद थे, किसी का धर्म पूछ के नहीं मारा। गजब किया उन्होंने। अब उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी ने किया था अपना नैरेटिव सेट करने के लिए। संजय राउत ने दावा किया कि पहलगाम हमले को लेकर ये बीजेपी प्रोपेगेंडा चला रही थी, वो देश में एक और गोधरा कांड की साजिश रच रही थी। इनके अलावा गौरव गोगोई ने कहा कि पहलगाम में जो लोग मारे गए उनके परिजनों ने बीजेपी के इस नैरेटिव को नकार दिया। दरअसल संजय राउत और गौरव गोगोई ने यह बयानबाजी कपिल सिब्बल के प्रोग्राम में की। टीएमसी की सांसद सागरिका घोष थी, माफ कीजिएगा मैंने महुआ मोइत्रा बताया, सागरिका घोष थी। संजय राउत ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद बीजेपी ने अपना सियासी नैरेटिव सेट किया और ऐसा माहौल बनाया कि आतंकवादियों ने लोगों को धर्म पूछकर मारा, हिंदू थे इसलिए मारा। लेकिन ये बयान देते हुए संजय राउत उन महिलाओं और उन बच्चों के आंसू भूल गए जिन्होंने हमले के बाद खुद आकर के बताया था कैमरे पर कि लोगों ने पूछा हिंदू मुसलमान, जिसने कहा हिंदू उसके सिर में गोली मार दी। ये तो एक हिस्सा था। फिर ये भी इस चर्चा में विवाद उठा कि ये सरकार अब सेना में धर्म डाल रही है, सेना के ऑपरेशन धर्म के नाम पर रखे जाने लगे हैं। ऑपरेशन महादेव होने लगा है, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया जा रहा है, हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों के नाम पर सेना के ऑपरेशन रखे जा रहे हैं। ये सब घोर आपत्तिजनक है। प्रियंका गांधी जब वो लिस्ट पढ़ रही थी, हाँ, वो दुर्भाग्यपूर्ण लोगों की, तो वहां से हिंदू 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 हिंदू, ये कोई बात है? कोई गंभीरता से नहीं लेंगे ये लोग इस प्रकार की बातें भी। यहां भी आप धर्म की बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, देखिए, अगर हम कुछ बोलेंगे हिंदू विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन सरस्वती, आप सैन्य के अभियान में भी धर्म लाते हो, तो हमारे सैन्य का एनकरेजमेंट कैसा होगा? उससे पहले हमने देखा है ना ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, ये नाम हमने हमारे देश में देखे हैं और बहुत सीक्रेट ऑपरेशन होते थे। जी हाँ, पंडित नेहरू ने किया है, इंदिरा जी ने किया है, जैसे कि श्रीलंका में राजीव जी ने किया है मिलिट्री ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसमें धर्म को नहीं लाया है, उसमें स्ट्रेट मिलिट्री को, आर्म फोर्स को सीधा कहा है कि आप कर लो, हम आपके साथ है। यहां तो प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप पूरा रहा, फिर गृह मंत्री का हस्तक्षेप रहेगा, कैसा चलेगा ये?
एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्या सेट कर रहे थे, धर्म पूछ कर मारा, तो पूरे देश में आग लगाना चाहते थे जी। धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछा और मारा। देखिए ऐसा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा। मैं बहुत से जो पीड़ित है उनसे, महाराष्ट्र के है, बाहर है, मैंने बात किया, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये लोगों ने धर्म पूछ कर मारा, हिंदू है क्या पूछा। और जो लोग मारे गए उनके परिवार के सज्जनों ने नहीं इस नैरेटिव ऐसा नहीं किया, जैसे हिमांशी नरवाल को जिस तरह से टारगेट किया कि हमें इस हिंदू मुस्लिम झगड़े में नहीं पड़ना। बहुत से पर्यटक जो उन दिनों में जम्मू कश्मीर से निकले, उन्होंने कहा कि स्थानीय कश्मीरियों ने हमारी मदद की। मुझे बहुत गर्व हुआ कि ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में जहां पे सरकार खुद एक नैरेटिव बना रही है, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, आतंकवादियों का भी एक माहौल बनाने का कोशिश था, उस समय देश राजनीति से ऊपर उठा, सांप्रदायिकता से ऊपर उठी और बोला कि हम दर्द में हैं, हम गम में हैं, हम एकजुट हैं। इस पॉडकास्ट में सारे नेताओं ने एक दूसरे ने जो बातें हो रही थी सबने उसमें हामी मिला दी। तो आपको लगा हो भाई कांग्रेस पार्टी का नेता, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी का नेता, ममता बनर्जी की पार्टी की लीडर वहाँ बैठी हैं, कपिल सिब्बल कांग्रेस में रह चुके हैं, सारे दलों के नेताओं के केस लड़ते हैं। इतने सीनियर लोग जो कह रहे होंगे ठीक ही कह रहे होंगे? नहीं कह रहे थे, झूठ कह रहे थे। और मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि जो नाम लिए गए मैं सुन के आया हूँ। इन्होंने जब भी नाम लिया लेफ्टिनेंट नरवाल की वाइफ का, लेफ्टिनेंट नरवाल की वाइफ पहली व्यक्ति थी जिन्होंने वहाँ जब कैमरा पहुँचा या जब वहाँ पर सुरक्षा बल पहुँचे तो उनको बताया कि आए, मेरे पति बगल में खड़े थे, मेरे पीछे से एक आदमी टेररिस्ट आया, उसने पूछा क्या धर्म है, कौन हिंदू हो मुसलमान, जैसे एक हिंदू कहा वैसी गोली मार दी, धर्म पूछकर मारा था। और आगे बता देता हूँ, पैंट खोलकर चेक करके मारा था। आप जो आपको कहना अच्छा लग रहा है, जो बातें आप करना चाहते हैं आप करो, लेकिन आप देश के नेता हो, फैक्ट की हत्या तो मत करो, जो तथ्य है उसको तो मत मारो। ये सरकार, भारत सरकार ने ऑफिशियली ये कहा हुआ है कि ये टेररिस्ट अटैक इसलिए हुआ क्योंकि ये कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना चाहते थे, टूरिज्म को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और हमारे देश के अंदर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे। ये चाहते थे कि बड़े पैमाने पर भारत के अंदर दंगे शुरू हो जाएं। ये बात तो सरकार कहती है, लेकिन इसके बीच में ये क्यों छुपा के जाना है आपको कि धर्म पूछ के नहीं मारा? जो हुआ है वो तो बोलो ना, और कम से कम उसके कंधे पे तो बंदूक मत रखो जिसने एक्चुअली बोली हो बहुत, आप उसको झूठा साबित कर रहे हो। हिमांशी नरवाल का जो बाद में मामला हुआ वो अलग मामला है, जब उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू मुसलमान की राजनीति में नहीं पढ़ना, वो सेपरेट इशू है। लेकिन उन्होंने कहा कि धर्म पूछ के मारा था। आप वहां बैठ करके एक सत्य की आपने हत्या कर दी। कमाल है, गजब आदमी है, और सब उसमें हामी मिलाए जा रहे हैं। ये पहले इसी पे बात कर लें, फिर वो दूसरी बात करते हैं सर कि ऑपरेशन के नाम जो है सेना के वो धार्मिक नाम। देखिए सौरभ जी, ये 57 मिनट कुछ सेकंड का इनका पॉडकास्ट है, ये मैंने पूरा सुना है और इसका आरंभ कपिल सिब्बल के एक लंबे बयान से होता है जिसमें वो बार बार पहलगांव टेररिस्ट अटैक को एक हादसा बताते हैं। मैं इसको रेखांकित करवाना चाहता हूं क्योंकि जो आप इंट्रो देते हो, जो आपकी मानसिकता है वो वहीं से स्पष्ट होती है। आप बार बार पाकिस्तान को इसमें एब्जॉर्ब करने के लिए टेररिस्ट अटैक को, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो हमला हुआ है उसको आप कह रहे हो कि ये एक हादसा है। ये 3 बार बोला है कपिल सिब्बल ने, अगर मुझे ठीक से याद है 2 बार तो अवश्य बोला है, मुझे लगता है 3 बार बोला है कपिल सिब्बल ने। और हादसे को जब टेक ऑफ करते हैं तो संजय राउत कितना सफेद झूठ, इसमें 3 राज्यसभा के सदस्य हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, और एक लोकसभा का डिप्टी लीडर कांग्रेस का बैठा है। जब लीडर का ही ये हाल है बाहर, जिसको सुप्रीम कोर्ट रोज डांटती है, मतलब 2 बार तो डांट ही चुकी है वीर सावरकर के मुद्दे पर, और अभी आज ही कहा है कि आप कैसे बोल सकते हो। तो ऐसे लोग, डिप्टी लीडर भी यही कह रहा है, मतलब एक एजेंडा वो भी खुले तौर पर चलाते हुए, एक आतंकी हमले को हादसा बताते हुए सारी चीजों को आप निगेट करना चाहते हो। ऑपरेशन सिंदूर पर आप सवाल खड़े कर रहे हो, आपने उन आतंकियों को बचाने के लिए स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहे हैं संजय राउत, जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कितने लोगों से मिला, उनको नाम सार्वजनिक करना चाहिए कि इतने लोगों को, फिर उन परिवार के पास जाके पूछना चाहिए कि क्या संजय राउत से आपकी बात हुई है कि नहीं है। इस तरह से सार्वजनिक रूप से झूठ बोलना
और आपने तो उसके झूठ का उजागर कर दिया जब अंकित नरवाल की पत्नी ने कहा ही था, और वहीं से तो सारी बातें आई। कैमरा पर बदआवाज चिल्लाते हुए वो कह रही थी कि उन्होंने पूछा हिंदू है, उसके बाद मार दिया। उसके बाद बात आई कि पैंट उतरवा के उन्होंने देखा कि हिंदू है कि मुसलमान है, उसके बाद मारा। ये सारी चीजों को फिर से वापस कुरेदने का अर्थ क्या है? क्यों उन जख्मों को ये नेता कुरेदना चाहते हैं? वो ये उसमें ये रेखांकित करना चाहते थे कि ये ऐसी बातें करना कि टेररिस्ट ने हिंदुओं को ही ढूंढ ढूंढ के मारा, ये बीजेपी को सूट करता है। ये बीजेपी को सूट करता है, इसलिए इस बात को फैलाया जा रहा है। फिर वो प्रियंका जी वाला एपिसोड पार्लियामेंट वाला लाया गया, जब वो उसमें सारे मारे नाम पढ़ रही थी और वो भारतीय दर से बोल रहे थे हिंदू। अरे वो आपकी राजनीति, आप जानो। हम तो सिंपल एक बात कह रहे हैं कि जो फैक्ट है उससे मत मुंह चुराओ भाई। जो हुआ है वो हुआ है, और आपको क्या मिल जाएगा ये साबित करके कि उन्होंने धर्म पूछ के नहीं मारा? आपका क्या एजेंडा है? उनका वो नहीं, ये तो मतलब चुनाव उसके बाद, घटनाक्रम के बाद, उस आतंकवादी हमले के बाद जो कुछ हुआ, आपको उस पर राजनीति करनी है। आपको लगता है कि बीजेपी ने उस पर राजनीति की, तो आप उस पर राजनीति करिए, उससे कोई नहीं रोक रहा है आपको। बीजेपी ने भी खूब प्रचार किया चारों तरफ, बिल्कुल ठीक बात। बीजेपी ने भी खूब प्रचार किया और बदला लेने की बातें हुई चारों तरफ, आप भी करिए। लेकिन जो उस समय का फैक्ट है, जो तथ्य है उस समय का, और उस समय कोई नैरेटिव सेट करने की स्थिति नहीं थी सौरभ जी। किसी को थी कोई नैरेटिव सेट करने की? लोग बदहवास गिरे हुए थे, लाशें पड़ी हुई थी, और लोग कह रहे थे कि धर्म। सर जब ये खबर आई और आपने ठीक बोला, वो वीडियो सबसे पहले आया था, लाश पड़ी हुई है जमीन पर और बगल में वो लेडी बैठी हुई है। 6 दिन पहले शादी हुई थी। उन्होंने बोला चीख कर रोते बदआवाज अवस्था में बोला। थोड़ा सा 2 दिन पहले और चले जाएं तो जो जनरल मुनीर हैं, उसका स्टेटमेंट, जो जनरल मुनीर ने जो स्टेटमेंट दिया था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, टू नेशन थ्योरी है, उसी का एक इम्पैक्ट के तौर पे इस पूरे हमला हुआ। सब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इनको क्या हासिल हुआ ये बातें करके? मैं तो चाह रहा हूँ कि ये फैक्ट हटा, कपिल साहब ने जो इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया, उसमें यहाँ से तो शुरू नहीं था, इसके बाद की बात होनी चाहिए थी। मैं कहता कि यदि चारों लोग विद्वान लोग बैठे हुए हैं, विपक्ष के लोग बैठे हुए, तो उन्हें करना चाहिए था कि इस पहलगाम की घटना के बाद इस सरकार ने क्या किया, क्या उससे हम सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, क्या उस पर काम हुआ कि नहीं हुआ। असली मसला तो वो होता ना, नहीं कैसे देश के लोगों ने लड़ाई किया उस बड़ी है। मैं चाह रहा हूँ वो ये क्यों सिद्ध करना चाहते हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के सिर्फ हिंदुओं को नहीं मारा? वो उस नैरेटिव पर नहीं। एक बार अजीत जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अजीत जी ये कह रहे हैं कि पूरे देश ने इस नैरेटिव को फेल किया। जो पाकिस्तान चलवाना चाहता था कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और कश्मीर ने फेल किया इसको। उसके बाद ये लोग चार कपिल सिब्बल पोस्टकास्ट कर रहे हैं, उसके अंदर जो 3 लोग हैं, गौरव गोगोई है उसके अंदर संजय राउत है, सागरिका घोष है। अब इनसे उम्मीद क्या करोगे इन चारों लोगों से आपसे कि ये जो वास्तविक स्थिति है उसका जिक्र करेंगे? कपिल सिब्बल ने जो पॉडकास्ट शुरू किया है इसलिए शुरू किया है ना, और जिन लोगों को बुलाया है, सागरिका घोष किस पार्टी से आती है? वो टीएमसी से राज्यसभा सांसद है। वही ममता बनर्जी कहती है कि जब घुसपैठियों की बात होती है तो वो कहती है बांग्लादेशियों को घुसपैठ सरकार बताने की कोशिश कर रही है। बंगाल चुनाव को देख के वो अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। संजय राउत अपनी पार्टी के हिसाब से चल रहे हैं। गौरव गोगोई तो किस तरीके से पाकिस्तान जाते रहे, और गोगोई का आसाम के प्रदेश अध्यक्ष भी है। चुनाव को लेकर अच्छा सर एक सेकंड आता हूं, लोकसभा में फिर हंगामा हुआ है इस वक्त, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। विपक्ष ने हंगामा किया, 2 बजे तक स्थगित हुई थी। SIR ही मुद्दा है, होना बहुत आवश्यक होता है। गुड गवर्नेंस के लिए स्पोर्ट्स बिल का महत्व है। सम्मानीय हाईकोर्ट ने भी बार बार कहा है कि स्पोर्ट्स में गुड गवर्नेंस के लिए आपको एक लॉ बनाना चाहिए। गुड गवर्नेंस से देश में स्पोर्ट्स फेडरेशन में एक अच्छी इकोसिस्टम क्रिएट हो सकती है। इसलिए माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों को रिक्वेस्ट करता हूं कि महत्वपूर्ण बिल चर्चा में ले और उसको पारित करें। माननीय खेल मंत्री जी ने भी अपील किया है कि आज कोर्ट का भी आदेश है और ओलंपिक कराने के लिए इस बिल पे चर्चा करेंगे। हम भारत के अपने एंटी डोपिंग हो या स्पोर्ट्स गवर्नेंस का बिल हो, ये हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाना चाहते हैं। आप चर्चा नहीं चाहते। जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हुए और उसके बाद 2 दिन का समय दिया, खेल मंत्री जी अपील कर रहे हैं। जब से सदन चल रहा है, जब से लोकसभा चल रही है, पूरा देश देख रहा है, एक बिल भी नहीं पारित हुआ है। आप चुन करके आए हैं देश की जनता के लिए, कानून बनाने के लिए। आप ऐसे नहीं आए हैं। You have been elected only to make a piece of legislation on the floor of the House.
बट राइट फ्रॉम डे वन और आज तक एक बिल नहीं पास हुआ है। देश की जनता देख रही है कि हम विपक्ष के अपने सांसदों को या किसी जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजे हैं तो वो देश की पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे। आप कृपया, मैं आग्रह करता हूं कि आप सदन में, ये तीसरा सप्ताह शुरू हो गया, थर्ड वीक है और थर्ड वीक में एक भी बिल नहीं पारित हुआ है। पूरा देश की जनता देख रही है कि हम सदन में चुन के भेजते हैं कानून बनाने के लिए और यहाँ कानून के बजाय आप सदन को बाधित कर रहे हैं, सदन में शोरगुल कर रहे हैं। आखिर मिस्टर कल्याण बनर्जी, व्हाट फॉर यू हैव बीन इलेक्टेड? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, टू मेक ए पीस ऑफ लेजिस्लेशन। अगर सदन ऐसा नहीं चलेगा, आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की अपील आप नहीं मान रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर की अपील नहीं मान रहे हैं, स्पोर्ट्स देश के खिलाड़ियों, लाखों खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे क्या चर्चा संभव है? कृपया मैं फिर अपील करता हूं, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 5 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। चलिए, एक और दिन धुल गया लोकसभा का, खूब हंगामा हुआ और कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। एसआईआर की मांग पर, चर्चा की मांग पर हंगामा हो रहा है। उस पर हमने काफ़ी डिस्कशन किया कि लोकसभा में या मतलब पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम इससे पहले बात कर रहे थे कि कपिल सिब्बल के एक पॉडकास्ट के अंदर विपक्ष के नेताओं ने जो बातें कही कि नहीं, ये आतंकवादियों ने धर्म पूछ के नहीं मारा, ये झूठ था। फिर ये भी कि अब देखिए, पहले सेना के ऑपरेशंस के नाम जो है वो अलग हुआ करते थे, यूनिक नाम होते थे, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन, ये अलग अलग चीज़ें अब नाम होने लगे हैं, सिंदूर, महादेव, इनके नाम पर चर्चा होने लगी। अच्छा, एक गजब बात और इसी में मैंने सुनी, ये तो पार्लियामेंट के अंदर ही कुछ लोग सवाल उठा दिया था पिछले सोमवार को, नहीं सोमवार ऑपरेशन हुआ था सोमवार को, जब आतंकवादी कश्मीर के मारे गए थे पहलगाम वाले, ऑपरेशन शिव शक्ति के वक्त, ऑपरेशन महादेव तो, और उसके बाद में पार्लियामेंट में ही पता, जब गृहमंत्री ने बोला कि ये लोग मारे गए तो अखिलेश यादव ने कहा आज ही क्यों मारे गए, एक दो और नेताओं ने ये बात की, ये भी बात यहाँ हुई। ये तो यहाँ तक गए इस चर्चा के अंदर कि अब बताया जा रहा है कि अरे भाई, उनकी जेब में तो पाकिस्तान की चॉकलेट भी थी जिस पर लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान, उनके पास पाकिस्तान का वोटर आई कार्ड भी था। वो सब आज बाय द वे सरकार ने जारी कर दिया है, सर वो सारा डेटा रिलीज हो चुका है। तीनों लोग थे, तीनों पाकिस्तानी थे, उसमें एक भी कश्मीरी नहीं है उन आतंकवादियों में, तीन थे, तीनों पाकिस्तानी थे। लेकिन वो कह रहे हैं कैसा गजब है भाई, वो अपनी जेब में मेड इन पाकिस्तान रैपर लेके चलेगा, वोटर आई कार्ड लेके चलेगा कि मैं जब मर जाऊं तो तुमको पता चल जाए कि मैं पाकिस्तान से आया था। ये चर्चा हो रही थी वहां पर। सर देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना बड़ा मामला देश के अंदर हुआ, पूरा देश को इस घटना ने, पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। 140 करोड़ की जनता पूरे उस समय देश के साथ थी। कुछ समय के लिए विपक्ष ने कहा कि हम सरकार के साथ है कार्रवाई में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बयान लगातार विपक्ष के आते रहे, राहुल गांधी पूछते लगे कि कितने प्लेन गिरे हमारे, ये बताओ। चिदम्बरम साहब ने तो सत्र शुरू होने के पहले ही पूछ लिया कि क्या सबूत थे, वो पाकिस्तानी थे। जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस मामले को, अखिलेश यादव तो पार्लियामेंट के अंदर पूछ रहे कि सोमवार को ही क्यों मारा गया, जब चर्चा चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष का ये जो एक विभत्स चेहरा है, यह भी देश की जनता देख रही है कि आप जब देश के नागरिक मारे गए, सरकार ने इतना शानदार और सेना ने इतना शानदार एक ऑपरेशन कर पाकिस्तान के घर में घुस के मारा, उसके बाद सेना को बधाई देने के बजाय आप सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, आप सरकार से प्रश्न पूछ रहे हो, और आप ये पूरी तरीके से इसका राजनीतिक लाभ लेने या ये बताने के लिए कि उनके जो बयान है वो किस तरीके से पाकिस्तान में हेडलाइन बनते हैं, किस तरह से उनके मीडिया चैनल में बयान चलते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो एपिसोड चला है ये अब फिर पाकिस्तान में चलेगा, और पाकिस्तान चैनल कपिल सिब्बल, संजय राउत, सागरिका घोष और गौरव गोगोई को फिर आज हाईलाइट करेंगे। मैं देखो, तीन पार्टियों के लोग बैठ के कह रहे हैं वो पाकिस्तान, वो उनके बड़ी कन्वीनियंट पाकिस्तान के वोटर आई कार्ड मिल गया उनकी जेब में। और ये इसमें एक, सौरभ जी, एक बात और होनी चाहिए है, जो ये कहा गया ना कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों है, ऑपरेशन महादेव क्यों है, ये बहुत ही गलत है। आप नाम चुनने के लिए आप एक इस तरह से एक माहौल बना रहे हैं। पता नहीं इन चारों लोगों को भारत की सेना के अलग अलग बटालियंस के मोटोज पता है कि नहीं। युद्ध घोष, बिहार युद्ध घोष जो है, बिहार बटालियन जिसने चीन के साथ झड़प हुई थी गलवान में, उसका क्या मोटो है? उसका मोटो है जय बजरंग बली। अब आप सोचिए, जय बजरंग बली मोटो है हमारी सेना के एक बटालियन का, हर हर महादेव
जय मां दुर्गे, लगभग सभी रेजिमेंट और बटालियन का नारा जो है वो आप ऐसे इस ही बात को लेकर के इशू बना रहे हैं कि कृष्ण महादेव क्यों रखा रहे, सोमवार है, सावन का उसकी सोमवारी है, एक नाम रख दिया उसमें। अब इस बात को लेकर के भी नहीं, ये तो हाउस में क्लियर कर दिया था कि वो ऑपरेशन महादेव इसलिए क्योंकि वो महादेव पहाड़ियों पर हो रहा था। महादेव पहाड़ियों पर हुआ, कैलाश पर्वत, कैलाश पर चीन के साथ जब हो रहा था हम लोगों ने कब्जा किया हमारे। अरे इस पर एक्चुअली संजय राउत का एक बाद में स्टेटमेंट भी आया जब ये विवाद हो गया, एक सफाई भी दी है उन्होंने, सुन लेते हैं। आपको की जी हाँ, और रिकॉर्ड भी है। जो एक आर्मी ऑफिसर वहाँ नरवाल मारा गया, उनकी पत्नी ने भी कहा है, हमने भी बहुत से लोगों से बात की। ये आरएसएस का प्रोपोगंडा रहा बाद में वो देश में। उसके बाद आरएसएस, ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आरएसएस नहीं कहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा रहा कि इस देश में पहलगांव के बाद पूरी तरह से जैसे गोधरा में हुआ, वो देश में गोधरा करना चाहते थे पहलगांव के बाद, लेकिन जो विक्टिम थे, उनके जो रिलेटिव थे, ये लोगों ने नाकाम कर दिया। खैर चलिए, खूब बात हो गई इस पर, वो अपनी बात पर कायम है। मोटा मोटी बात ये, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की राष्ट्रपति से हुई इस मुलाकात की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया पर ही लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस मुलाकात को लेकर अटकलें चल रही हैं। और इसके बाद फिर गृहमंत्री गए, गृहमंत्री ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की उसी दिन, कल ही। तो इसको लेकर के चर्चा आ रही है, चल रही है कि क्या कुछ बड़ा सरकार में होने जा रहा है। और 5 तारीख जो है वो कल है, 5 तारीख को 370 हटा था, इससे पहले और भी कुछ बड़े काम हुए हैं। तो पहले इस मुलाकात को पहली नज़र में सर जो है कुछ कौतूहल की नज़र से देखना चाहिए कि नहीं? देखना चाहिए, देखना चाहिए। हाँ, वैसे तो प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात जब वो विदेश यात्रा से आते हैं तो एक प्रोटोकॉल के तहत भी होता है कि वो रिपोर्ट करते हैं कि भाई क्या बात विदेश में हुई है, उसको एक ऑफिशियल तरीके से। तो प्रधानमंत्री जी की मुलाकात को आप नॉर्मल ले सकते थे, चल जाता बात। कल दोपहर में भी हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन उसके बाद गृहमंत्री जी की होम मिनिस्टर की मुलाकात, होम मिनिस्टर की राष्ट्रपति से मुलाकात को सामान्य तरीके से नहीं देखा जा सकता। फिर एक ही दिन में दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात हो राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी की 1 महीने में 2 बार राष्ट्रपति जी से मुलाकात हो, तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। और इसको और चीज़ें जोड़ें, परसों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाईकमान की बैठक हुई है 2 अगस्त को नागपुर में, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। तीसरी बात, सरकार ने जो आमतौर पे मानसून सत्र है वो 12 अगस्त को ख़त्म हो जाता है, 12 या 13 अगस्त को, जो भी फ्राइडे के हिसाब से, उसको 1 हफ्ते का एक्सटेंशन के साथ इस बार किया है 21 अगस्त तक के लिए। तो इसका मतलब ये पहले दिन से चर्चा चल रही है कि क्या मानसून सत्र में सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। 5 अगस्त तो कल हो ही जाएगा, 2019 5 अगस्त है। 5 अगस्त को आपको ध्यान होगा कि जो 6 साल हो जाएंगे। हाँ, 2019 की बात है ना, 5 अगस्त 2019 की बात है। तो वो कैसे होगा, उसमें मैं एक कनेक्शन और देख रहा था, इसको जोड़ेंगे नहीं, कि जब जिस दिन 5 अगस्त को अमित शाह जी वो अनाउंस कर रहे थे एब्रोगेशन का, और वो बिल पास होने के लिए, मतलब जब स्पीकर कहते हैं ना कि इस पर बिल पर आपकी क्या राय है, इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, तो अपोजिशन के जो एमपीज थे वो अपने आसपास देख रहे थे कि भाई इसके खिलाफ खड़े हो जाए। तो पता पड़ा कि बहुत सारे एमपीज हैं ही नहीं। फिर बाद में पता चला कि सरकार ने 40 विपक्ष के सांसदों को विदेश यात्रा पर भेजा, जंकेट पे निकाला हुआ था, जंकेट पे निकाला हुआ था। और इस बार वो जंकेट पे पहले ही जाए हैं, मतलब जंकेट पे नहीं गए, काम से गए थे। तो बहुत सारे आपके लिए मतलब ये है, मतलब लेकिन महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है, मतलब क्या फैसला हुआ होगा क्या नहीं होगा। लेकिन होम मिनिस्टर की राष्ट्रपति जी से मुलाकात को सामान्य मुलाकात के तौर पर नहीं देखता। हमें तो लगता है सर कि कुछ होगा नहीं, मतलब मोदी और शाह इतना आराम से संकेत दे के चौंकाने वालों में से नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि कोई मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मुझे अभी नहीं लगता मंत्रिमंडल विस्तार के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात पहले सूचना करने की जरूरत है, प्रायर इन्फॉर्मेशन देना प्रेसिडेंट। और क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव है। मुझे लगता है संसद का सत्र बढ़वाना था। प्रधानमंत्री तो विदेश दौरे और संसद के सत्र बढ़वाने के लिए गए होंगे। बस गृह मंत्री वाला एक बार बार दिमाग में अटकता है। गृह मंत्री की मुलाकात जो है 4 घंटे के अंतराल पे नंबर 1 और नंबर 2 का राष्ट्रपति से मिलना, ये थोड़ा ये सामान्य नहीं है। सामान्य नहीं है। क्या ऐसी क्या चीजें होती हैं जिनके लिए राष्ट्रपति से मिलना अनिवार्य जरूरी होता है? मतलब कोई बड़ा बिल ऐसा लेकर आ रही हो सरकार जिसको एक बड़ा बदलाव के तौर पर देखा जाए, तो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति हेड होते हैं संसद के, देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। समीर जी की बात है। 13 मई को अर्जुन राम मेघवाल और अमित शाह राष्ट्रपति से मिलने गए थे। तब भी ये कयास लगाए गए थे कि भाई अर्जुन राम मेघवाल और अमित शाह का क्या कारण है राष्ट्रपति से मिलने का। तो कुछ दिनों बाद आया कि सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न पूछे थे राष्ट्रपति ने जो उनके अधिकारों को लेकर, तो ये ध्यान आया कि इसलिए लॉ मिनिस्टर गए थे, तब समझ में आया।
कल अमित शाह गए, तो मुझे लगता है हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रही हो सरकार इसके अंदर, सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रही हो सकता है सरकार जम्मू कश्मीर को इंस्टीट्यूट का जो दर्जा है वो देने की कंफ्यूजन कम करनी है, बढ़ानी नहीं है। नहीं हो सकता है ना सर, क्यों नहीं हो सकता है? एक जो बात आप कह रहे हैं सरकार जिस तरीके से चल रहा है उत्तराखंड में लागू हो चुका है, आप वही बात ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा बिल बिल्कुल आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दे सरकार। मैंने तो सुना कि कोई जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दे दे। नहीं, इसकी संभावना नहीं, ये डाइवर्जन भी हो सकता है। हम जो अनंत विजय जी ने कहा, ये कोई डाइवर्जन भी हो सकता है। हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं और ये बात ठीक है कि पहले संकेत मिल जाए, सारा देश उसकी चर्चा करे, उसके बाद चौंकाने वाली कोई बात हो, ये नहीं होता है। तो ये डाइवर्जन हो सकता है, कोई ऐसा बिल आ जाए, कोई ऐसा काम हो जाए जिसका राष्ट्रपति से कोई मतलब, जिस सूचना देने का कोई मतलब नहीं हो, कुछ ऐसा हो जाए। तो कल 5 अगस्त का तो जो भी पटाक्षेप होगा कल हो ही जाएगा। अब कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला पर एक्शन हो गया। प्रतापगढ़ के सरकारी स्कूल में ताला खुलवाकर बच्चों को ले जाकर पाठशाला चलाना पीडीए के नाम पर ये एक समाजवादी विधायक को महंगा पड़ गया। प्रतापगढ़ में एसपी विधायक आर.के. वर्मा पर बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई है। इन विधायक के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि इन विधायक ने अपने समर्थकों को साथ ले जाकर के स्कूल का गेट तोड़ा, ताला तोड़ा, गेट खोला, गांव के आसपास के बच्चों को इकट्ठा किया, सबको बैठाया, पाठशाला लगाई और पोस्टर लगाकर उनको ए फॉर अखिलेश समझाया। प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के गौरा ब्लॉक में प्राथमिक स्कूल को मर्जर पॉलिसी के तहत बंद कर दिया गया था। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश सरकार ये पॉलिसी लेकर आई थी, बाद में उसमें कुछ उन्होंने रिवीजन भी किया कि भाई एक स्कूल में अगर इससे कम तादाद में बच्चे हैं तो वो स्कूल बंद हो जाएगा, बगल के स्कूल में बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसके तहत ये स्कूल बंद हो गया था। आप ताला तोड़ के अंदर जाते हैं, सर है तो सरकारी भवन ना, ताला तोड़ के अंदर जाना, इस पर जो उनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ। सपा विधायक आर.के. वर्मा ने बुधवार को इस बंद स्कूल में पीडीए की पाठशाला चलाई थी और अब खंड विकास अधिकारी की शिकायत पर इनके विधायक समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार जब 27,000 विद्यालयों को बंद करने का फैसला किया तो हम लोगों ने लगातार उसका विरोध किया। उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला का एक अभियान चलाया, जिसके क्रम में मैं उधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि विद्यालय खुला है और उसके कैंपस में बच्चे घूम रहे हैं। लोगों ने बताया कि अध्यापक नहीं आ रहे हैं, तो मैंने जाकर के लगभग 12:30 बजे मैं देखा कि अध्यापक नहीं है, तो मैंने बच्चों को बुला करके उनका प्रार्थना कराया और प्रार्थना कराने के बाद वहीं से पुस्तकें कुछ मंगाई और पुस्तकें मंगा करके उनको बांटा भी और उनको फल खिलाए और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करके हम सब लोग वहां से निकले हैं। और उसके बाद मुझे पता चला कि बीएसए प्रतापगढ़ के द्वारा एक तहरीर दी गई है कि हम लोगों ने गेट तोड़ करके वहां पर ये कक्षाएं चलाई हैं, लेकिन सच तो ये है कि उस विद्यालय में कोई बाउंड्री वाल ही नहीं है और केवल एक ऑफिस में ताला लगा रहता है, बाकी किसी दरवाजे में ताला ही नहीं है और ये झूठा मुकदमा है। सरकार डराने के लिए इस तरह का मुकदमा कराई है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। खंड शिक्षा अधिकारी गौरा के द्वारा थाना फतनपुर पर आकर यह सूचना दर्ज कराएगी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनके स्कूल प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर कला पर जबरदस्ती प्रवेश किया गया, बच्चों को जबरदस्ती वहां पर रोका गया और अनाधिकृत रूप से वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब यह मुकदमा हुआ अपने विधायक पर जब देखा अखिलेश यादव ने, तो अखिलेश यादव को जाहिर है कि इस पर नाराज होना था। फिर उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा कि पढ़ाई के लिए तो एफआईआर अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। बीजेपी का शिक्षा विरोधी चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो गया है। अब बीजेपी हमेशा के लिए जाएगी, ये उनका ट्वीट है। पहले भी उन्होंने जब ये एफआईआर नहीं हुई थी पार्लियामेंट में कही कि भाई आपके लोग वहाँ ऐसे ऐसे पाठशाला ABCD सिखा रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिर ए फॉर अखिलेश नहीं सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे, मैं अपना नाम बदल लूँ क्या? ए फॉर अखिलेश होता है। तो बच्चों का इस्तेमाल आप राजनीति के लिए कर रहे हैं। ई से इमली खट्टी कर दो बीजेपी की छुट्टी, ये पढ़ाया जा रहा है बच्चों को और आपको इसमें किसी को एतराज भी ना हो, आप चाहते हैं, क्यों ना हो एतराज भाई? ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल रहेगा, बच्चा यही पढ़ेगा। स्कूल बंद अगर हुआ तो किसी वजह से हुआ होगा। अब वो कह रहे हैं बाउंड्री वॉल नहीं दी तो आप घुस जाएंगे, हम क्लास लेने लग जाएंगे। गजब बात है। लेकिन अखिलेश जी का पुराना बयान भी सुन लीजिए और उनकी पार्टी की कुछ और प्रतिक्रियाएं आई हैं। बच्चे जिससे किसी शब्द को सीख जाएं, पढ़ाने का वो तरीका वही सबसे अच्छा होता है। और कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा था,
हम अपने बच्चे को कैसे ए समझाएं, ए से अखिलेश, बी से बाबा साहब, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट। जिन्होंने भी एफआईआर की है इनके खिलाफ भी कभी एफआईआर होगी। पीडीए स्कूल के बारे में एक और अखिलेश पढ़ा रहे हैं सर, क्या कहें? तो क्या खराब पढ़ा रहे हैं? अगर नाम हमारा बदल दो, या फिर नाम तो नहीं बदला जा सकता। आपने तो ए फॉर एप्पल पढ़ा? नहीं, ए फॉर एप्पल क्या, आज से आम भी पढ़ा। हम ये देखिए कुछ, अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं, गंगाराम अस्पताल की तस्वीरें। फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उनके पिता शिबू सोरेन का निधन आज हुआ। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और उनके सामने जैसे भावुक हुए हेमंत सोरेन, वो आपने भी देखा। प्रधानमंत्री को जैसी सूचना मिली कि उनका निधन अब नहीं रहे शिबू सोरेन, तो फिर उन्होंने अस्पताल जाकर ही उनको श्रद्धांजलि दी है। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी दिखाई दिया, एक इमोशन दिखाई दिया, जैसे बड़ा स्वाभाविक है, जिनके पिता गए हैं वो तो बहुत भावुक होंगे हेमंत सोरेन। प्रधानमंत्री लेकिन जिस तरीके से उस वक्त उनके साथ खड़े थे, वो तस्वीर जो थी एक मानवीय संवेदना की तस्वीर दिखाई दी। अजीत जी। हाँ, ये प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा कदम उठाया। आमतौर पर राजनीतिक विरोधियों के साथ इस तरह का लोग अवॉइड करते हैं। आपने पहले ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त कर दी थी, लेकिन आज स्वयं गए प्रधानमंत्री और एक बहुत ही बड़े नेता को, जो आदिवासी समाज के, ऐसे आदिवासी समाज से लोग जोड़ते हैं शिबू सोरेन को, लेकिन वो तमाम गरीबों के, वंचितों के, दलितों के, पिछड़ों के एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी उम्मीद थे, शिबू सोरेन उम्मीद थे उन तमाम लोगों के जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, जल की, जंगल की, जमीन की लड़ाई, और उनके लिए शिबू सोरेन ने बहुत बड़ा काम किया था। एक दरिद्र हुआ एक समाज, हमारा सामाजिक स्पेस हमारा छोटा हुआ उनके नहीं रहने से। वो बड़ी सामाजिक तमाम तरह की साजिशों के शिकार हुए। उनके ऊपर जो आरोप लगे, उन सबको उनके बेटे ने उनकी विरासत को संभाला है, वो आगे ले जा रहे हैं। और हम देखे हेमंत सोरेन को इस तरह से फूट फूट करके रोते हुए। वो अपने बड़े भाई को पहले खो चुके हैं, अब उनके पिता भी चले गए, उनका साया उठ गया। तो ये उनकी निजी क्षति भी है हेमंत सोरेन की, समूचे झारखंड की क्षति है, समूचे देश की क्षति। एक बहुत बड़ा नेता हम लोगों ने खो दिया शिबू सोरेन के रूप में। हमारे पास एक बड़ी धरोहर थे वो तस्वीर, इस तस्वीर की बात हम कर रहे थे। हाँ, ये गले लगा करके प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जो जेस्चर दिखाया है, जो एक बड़ा एक अभिभावक की तरह प्रधानमंत्री को होना चाहिए है, वो आज दिखा। एक अभिभावक के रूप में वो उन्होंने उनको कंसोल भी किया, और देश की तमाम जो आदिवासी आबादी है, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी प्रधानमंत्री ने एक भरोसा दिलाया। ये देखिए, एक चीज और आपको सामान्य लग रही हो तो अलग बात है, वैसे हॉस्पिटल में जाकर के मिलना आमतौर पर किसी भी बड़े व्यक्ति का देहांत होता है, बिल्कुल, अगर वो अस्पताल में रहते हैं तो फिर उनको घर पे लाया जाता है, वहां जाते हैं, वहां जाकर एक दिन तय होता है निश्चित कि अब आए सब लोग श्रद्धांजलि दें। बिल्कुल, तो ये तो सीधा हॉस्पिटल ही चले गए। वो गए, यहाँ इनका आवास है शिबू सोरेन का, नॉर्थ एवेन्यू में 224 नंबर का मकान, बहुत बरसों से है उनके पास, लेकिन शायद वहां नहीं ले जाया जाएगा उनको। सीधे यहाँ से रांची ले जाएंगे, तो इसलिए प्रधानमंत्री ले जा रहा होगा। इसके विजय जी, अस्पताल में जाना, इसको रेखांकित करना चाहिए, क्योंकि अस्पताल प्रोटोकॉल, सुरक्षा प्रोटोकॉल सबके आधार से सैनिटाइज्ड नहीं था। और आज सुबह निधन हुआ और घंटे 2 घंटे में अस्पताल पहुंच जाना, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, इस बीच मतलब वो जो बात कही गई अभी यहाँ की, वो एक बड़ी जनता को प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वस्ति भी दिया गया कि भाई दिशोम गुरु अगर नहीं है तो उनकी विरासत को संभाल। जिस प्रकार से वो मतलब उनको आप देखिए गले लगाते हैं हेमंत को। अब कल से, आज मुझे थोड़ी जल्दबाजी में कह रहा हूं, लेकिन ये तस्वीर 2-3 दिनों अगले आने वाले चर्चा का विषय बनेगी। हेमंत के भाजपा में जाने के कयास लगने लगेंगे, आप देखना। लेकिन अभी वो अवसर नहीं है इन बातों का जी। इस समय जो प्रधानमंत्री ने अपना एक मानवीय और एक फादर फिगरली चेहरा दिखाया है, उसकी बिल्कुल सराहना की जानी चाहिए। और यही होता है एक कद्दावर नेता का, एक स्टेट्समैन का रूप, कि कहां पहुंचना है, कहां नहीं पहुंचना और कब पहुंचना है, ये निर्णय लेने की क्षमता। देखिए जिस प्रकार से उनकी बहू के सर पर हाथ रख रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसकी जरूरत थी सौरभ जी, इसकी जरूरत थी। ऐसे पलों में कोई बड़ा व्यक्ति आपके बगल पे खड़ा होता है तो इसकी जरूरत थी झारखंड के लोगों के लिए भी, उड़ीसा के लोगों के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी, पूरे देश के लिए इस तरह की जरूरत थी कि एक प्रधानमंत्री। हम लोग बात कर रहे थे, जो इससे पहले खबर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में पीडीए की जो पाठशालाएं बंद हुई हैं, एक बार फिर जरा उस पर लौटते हैं। अगर उस पर रिएक्शंस भी सारे आपने देख लिए। समीर जी,
मतलब अब समाजवादी पार्टी ऐसे रिएक्ट कर रही है कि भाई हम तो पढ़ा ही रहे थे, आपने पढ़ाई पर भी FIR करवा दी। नहीं, पढ़ाई के लिए किसी को मना नहीं है, अच्छी बात है अगर समाजवादी पार्टी पढ़ाया। और मुलायम सिंह यादव तो खुद शिक्षक रहे, पहलवान भी रहे, राम गोपाल जी तो प्रोफेसर रहे, पढ़े लिखे परिवारों से वो कहते हैं कि हमारा संपर्क रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्कूल में अगर दीवार नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, तो समाजवादी पार्टी के पास तो बहुत जगह है। हम अभी इतना बड़ा घर इन्होंने बनाया दुनिया भर में, अपनी जगह कहीं स्कूल शुरू कर देते, अपनी ज़मीन दे देते कि भाई यहाँ स्कूल बनेगा और हम शुरू कर रहे हैं। इस तरीके से ताला तोड़कर जाना और फिर उसको एक राजनीतिक रूप से कहना कि A फॉर अखिलेश कहना, D फॉर डिम्पल कहना, राजनीतिक रूप से बच्चों को इस तरह की शिक्षा देना, बच्चों को पढ़ाने भेज रहे हो कि बच्चों को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बनाने के लिए आप तैयार कर रहे हो। हाँ, देखिए इशू ये है कि यूपी की सरकार ने स्कूल बंद किए, ये आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया कि ये सरकारी स्कूल बंद, वो भी गलत है सर। उसकी वजह सरकार ने बताई कि एक जगह पर कहीं एक ही बच्चा एनरोल्ड है, कहीं 10 बच्चे एनरोल्ड हैं, उससे बेहतर होगा कि वो बगल वाले विद्यालय में चले जाएं। फिर उसमें ये हुआ कि इसको बढ़ाइए तो अब मिनिमम 50 स्टूडेंट्स चाहिए एक स्कूल में। 50 बच्चे अगर एक स्कूल में तो वो स्कूल बंद नहीं होगा, अगर उससे कम बच्चे हैं तो वो बगल वाले स्कूल में मर्ज हो जाएगा। उसमें फिर ये भी देखा, अब ये भी नियम आ गया कि 1 किलोमीटर से दूरी के 2 विद्यालय उनका मर्जर नहीं होगा। एक किलोमीटर के दायरे में ही अगर आते हैं स्कूल तो ही मर्ज किए जा सकते हैं। इस पर क्या, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया समाजवादी पार्टी ने और कहा कि एक तो ये चुन चुनकर उन स्कूलों को बंद कर रहे हैं जब चुनाव में जब वहां पोलिंग बूथ बन जाते हैं तो वो वोट इनको बीजेपी को नहीं मिलता, वो वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। चुन चुनकर वही विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि बूथ तो कहीं भी खोला जा सकता है, उसका चुनाव आयोग से मतलब उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अब उसके बाद फिर ये दूसरा चुरुआ, अच्छा कि तुम बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे हो, हमको जहां मौका मिलेगा हम बच्चों को बैठाएंगे और पढ़ाएंगे। मैंने ये तो स्कूल में, एक स्कूल में चले गए तो FIR हो गई, और गांव में ऐसे ही सड़क किनारे बैठा करके 10 बच्चों को ऐसे A फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए ना, आप PDA का बोर्ड लगा के रखे, आपने अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के फोटो लगा के रखे और आप उनको पार्टी का कार्यकर्ता बना के ट्रीट कर रहे हो। आपको पढ़ाने की मंशा नहीं है कि बच्चे ABCD सीखे, पढ़ लिख के आगे बने। आप बच्चों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पेश कर रहे हो। शर्म आना चाहिए अखिलेश यादव की इन छोटे बच्चों के मन में आप इस तरीके से कह रहे हो कि A फॉर अखिलेश होता है। सरकार कार्यकर्ता बना रहे हो कि देश का भविष्य उनका बना रहे हो? सरकार शिक्षा नहीं देना चाह रही है या आप अपनी शिक्षा देना चाह रहे हैं? बस वो नहीं, दोनों चीजें। सरकार यदि स्कूल बंद कर रही है तो उसके खिलाफ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पूरा कैंपेन चलाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक स्कूल में क्लास लगाने से फ़ायदा नहीं है। और वो जैसे विधायक जी ने इतने मासूम भाव से कहा कि वो चले गए थे, फल बांट गए थे, फिर वो फोटो भी पूरे का पूरा वीडियो रिलीज हुआ है जिसको अखिलेश यादव और वो पोस्टर, ये जो क्या कहते हैं आप इसको, बड़ा बैनर लगा कर ये सारा काम किया। तो वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और सरकार की यदि एजुकेशन पॉलिसी पे समाजवादी पार्टी को लगता है कि गलत हो रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, तो उस पर मेरे ख्याल से पूरी तरह से आंदोलन चलाना चाहिए कि कैसे सरकार की जो शिक्षा नीति है उस पर काम हो रहा है, कौन से स्कूल बंद हो रहे हैं, कौन से बंद नहीं हो रहे हैं। ये भी पॉलिटिकल आरोप है कि ठीक है वहाँ पर कॉन्स्टेंट वो वोट के लिए किया जाएगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। वोट जिसको जहाँ डालना होगा डाल देगा, कॉन्स्टेंट उससे तो पड़ेगा नहीं फ़र्क पोलिंग बूथ से। लेकिन सरकार के साथ बैठकर या सरकार के खिलाफ खड़े होकर भी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। और सरकार को इस्तेमाल होना चाहिए था, बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उस पर। ये जो पॉलिसी है मर्जर की, आप मर्जर की पॉलिसी के प्रतीकात्मक विरोध के लिए आप किसी ऐसे स्कूल में क्लास लगा सकते हैं जिसको बंद किया गया। ये विरोध का एक तरीका होता है जी। इस तरीके से आप विरोध कर सकते थे कि इस स्कूल को बंद किया गया, हम यहाँ क्लास लगाएंगे। लेकिन आप वहाँ पढ़ाते, सचमुच बच्चों को सही पढ़ाई की गई होती अगर, तो इस प्रतीकात्मक विरोध का एक असर होता है। आपने उस प्रतीकात्मक, फिर अगर उस पर FIR होती तो लोगों में बात आती है कि भाई तो पढ़ाई कर रहे थे। तो आपने एक बड़ा मौका गंवा दिया। आप विरोध कर सकते थे, आपने उसके प्रतीकात्मक विरोध का एक बड़ा मौका गंवा दिया। A फॉर अखिलेश सिखा। ये दरअसल अखिलेश जी राजनीति कर रहे हैं। अगर स्कूल उनकी चिंता होती तो उत्तर प्रदेश के स्कूलों का हम लोग एक ऑडिट करा रहे हैं इन दिनों, और इतनी बुरी हालत मिल रही है, जर्जर हालत, कहीं छत टपक रहा है, कहीं चार दीवारी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आप देख सकते हो उसको, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वो ज्यादा गंभीर मसला है। राजस्थान में छत गिरने से 7 बच्चे मर गए और इस तरह एक और स्कूल गिरा राजस्थान में, तो बयाना में इस तरह के विजय जी उत्तर प्रदेश के जिले में जाके हम ऑडिट कर रहे हैं उसका। तो उसमें मुझे लगता है कि उस तरफ अगर उनका ध्यान होता और स्कूलों की व्यवस्था में 1932 में सौरभ जी स्कूल बने और उनके छत नहीं फिर से रिपेयर। मंशा राजनीति करना है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की खराब व्यवस्था को उजागर करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे मैं आपको बता रहा था कि ममता बनर्जी दिल्ली के एक SHO से बड़ी नाराज हो गई। आप कहेंगे एक मुख्यमंत्री, वो भी बंगाल की, दिल्ली का SHO, क्या झगड़ा हो सकता है? हम आपको बताते हैं।
ममता बनर्जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और उनका आरोप यह था कि बंगाली भाषा के खिलाफ काम कर रही है ये मोदी जी की सरकार। क्योंकि मामला दिल्ली का था तो दिल्ली पुलिस मतलब सीधे गृह मंत्री के अंडर आई, तो उन्होंने इसकी एक बाकायदा वो एक लेटर शेयर किया है। वो दिल्ली के एक एसएचओ ने एक जैसे हर राज्य का एक भवन होता है दिल्ली में, राजधानी में यूपी भवन है, अलग अलग राज्यों के होते हैं, तो ऐसे एक बंगाल भवन भी होगा। तो यूपी के एसएचओ ने कहा कि हमने कुछ लोगों को पकड़ा जो हमें संदिग्ध लगते हैं और ये बांग्लादेशी हो सकते हैं, ऐसा हमको इन पर शक है। इनके हमने जब कार्ड वगैरह निकलवाए, आई कार्ड वगैरह निकलवाए, तो उन पर बांग्लादेशी भाषा में कुछ लिखा है। सारा हंगामा इस एक शब्द के लिए है। तो वो चिट्ठी आ गई आपके सामने। उन्होंने कहा कि इन लोगों को जब पकड़ा तो इनके कार्ड्स पर बांग्लादेशी भाषा में कुछ लिखा हुआ है और इसके लिए उन्होंने दिल्ली में जो बंगाल भवन होगा वहाँ के किसी अधिकारी को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप हमें एक ट्रांसलेटर मुहैया करा दीजिए जो ये बांग्लादेशी भाषा का अनुवाद कर दे, हमें पता चल जाए कि इसमें क्या क्या लिखा है। अब जो उनका ऐतराज है वो इस बात पर है कि बांग्लादेशी भाषा क्या होती है, भाषा तो बंगाली होती है। तो आप बंगालियों का अपमान कर रहे हैं, हर बंगाली बोलने वाले को बांग्लादेशी बना दे रहे हैं। यह आरोप वो पहले से भी लगाती रही हैं। देखिए वो कह रही हैं, नाउ दिल्ली पुलिस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइबिंग बंगाली एज बांग्लादेशी लैंग्वेज। अब मैं चिट्ठी पढ़ देता हूं आपके लिए। चिट्ठी में ऐसा कुछ है क्या? चिट्ठी में कुछ शब्द उन्होंने खुद हाईलाइट किए हैं। चिट्ठी लिख रहे हैं, ऑफिस ऑफ द स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन लोधी कॉलोनी साउथ दिल्ली। लोधी कॉलोनी साउथ दिल्ली के एसएचओ ने ये चिट्ठी लिखी है। टू ऑफिसर इंचार्ज बंग भवन डिप्लोमेटिक एन्क्लेव पंडित उमा शंकर दीक्षित मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली। बंग भवन को चिट्ठी लिखी गई है और उसमें कहा गया है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन 8 persons strongly suspected to be Bangladeshi nationals residing illegally in India without any valid passport or visa were arrested। ये एसएचओ लिख रहे हैं दिल्ली के कि हमने 8 लोगों को पकड़ा, संदिग्ध है, इनके पास वीजा नहीं, हमको बांग्लादेशी लग रहे हैं। अपॉन इंक्वायरी कॉपीज ऑफ नेशनल आईडी कार्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स एक्सेट्रा वर फाउंड फ्रॉम दी सस्पेक्टेड बांग्लादेशी नेशनल्स। कुछ गलत है इसमें। ड्राइव चल रही है देश के अंदर तमाम राज्यों में बांग्लादेशी जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको पकड़ने की। The suspected Bangladeshi nationals were arrested and remanded to judicial custody। जुडिशियल कस्टडी हुई मतलब मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा, मतलब पुलिस ने ऐसे ही नहीं पकड़ लिया किसी को। अब यहां से द आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कंटेन टेक्स्ट रिटन इन बांग्लादेशी एंड आर नीडेड टू बी ट्रांसलेटेड टू हिंदी एंड इंग्लिश। Now for the investigation to proceed further, it is requested that an official translator, interpreter proficient in Bangladeshi national language may kindly be provided to us। अब मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी आप बताइए, कि दिल्ली पुलिस ने ये जो किया है ये एक्चुअली किसी विवाद से बचने के लिए किया। कि अगर हम ये लिखेंगे कि इनके पास से जो डॉक्यूमेंट मिले वो बंगाली में थे और हमें लगता है कि ये बांग्लादेशी हैं, तो हम पर आरोप लगेगा कि क्योंकि उसके पास बंगाली दस्तावेज मिल गया, कुछ भी बंगाली लिखा मिल गया, तो आपने उसको बांग्लादेशी बना दिया। तो इसीलिए उन्होंने उसके में बांग्लादेशी लिख दिया। फैक्ट तो यही है, बांग्लादेश में कोई फारसी तो पढ़ाई नहीं जाती, बोली तो बांग्ला ही जाती है। ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने विवाद से बचने के लिए किया, लेकिन खुद एक विवाद बन गए। समीर जी, देखिए निश्चित रूप से ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार बंगाल के अंदर इस बात को उठा रही है, इस संदर्भ में उन्होंने रैली की इस समय कि भाई पूरे देश के अंदर बांग्ला भाषियों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ममता बनर्जी अपने बंगाल के चुनाव को देखते हुए बंगाल अस्मिता की बात कर रहे हो, अपने चुनाव का ग्राउंड बना रही है। अब ममता बनर्जी ने इसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि देखिए क्या बांग्लादेश की भाषा होती है, बांग्ला भाषा है, वो बांग्ला लिख सकते थे। ममता बनर्जी ने इसको, और उस पर महुआ मोत्रा ने भी वीडियो जारी किया है, टीएमसी के तमाम सांसदों ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। मुझे लगता है निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस का जो लेटर है उन्होंने एक अच्छे इंटेंशन से लिखा था कि भाई हम समझना चाह रहे हैं क्या है, उसको राजनीतिक रूप से उन्होंने उठा लिया है। ऑब्जेक्शनेबल उसमें बांग्लादेशी शब्द है, लेकिन ये दोनों बातें हो सकती हैं। अगर वो लिख देते कि बांग्ला में लिखा हुआ है और इसलिए हमको इंटरप्रेटर चाहिए, और तो फिर ये अलग विवाद होता कि बांग्ला वाले को कि बंगाली है इसलिए बांग्ला लिखा हुआ है तो बांग्लादेशी बना दिया। अब बांग्लादेशी लिख दिया तो उस पर विवाद है कि आप हर बंगाली बोलने वाले को या उस पोजीशन जिसके पास वो है उसको आप बांग्लादेशी कह रहे हैं।
है, दोनों स्थितियों में विवाद होना था। लेकिन ये एक इसमें कहीं ना कहीं एक अज्ञान का भी मामला है जो पुलिस अधिकारी है उसका। हम लोग बड़े चलता हुआ अंदाज में कह देते हैं कि महाराष्ट्रियन भाषा में बोल रहा था या कर्नाटक का भाषा में बोल रहा। लोग नहीं जानते हैं कि केरल की भाषा मलयालम है या कर्नाटक की कन्नड़ा है, इसलिए हो सकता है इस पर भी एक बात आई अजीत जी, वो भी बताता हूँ। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ये बीजेपी के बंगाल के प्रभारी भी हैं, प्रभारी या सह प्रभारी, तो ये काफी इन्वॉल्व रहते हैं बंगाल के मैटर्स में। इन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दिल्ली पुलिस की चिट्ठी में कहीं भी बांग्ला को बांग्लादेशी भाषा नहीं कहा गया है, केवल घुसपैठियों की पहचान के लिए बांग्लादेशी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ये तर्क दे रहे हैं कि बांग्लादेशी भाषा भारतीय बांग्ला से बिल्कुल अलग है। ऐसा है या नहीं मैं नहीं जानता, कई बार डायलेक्ट्स अलग होते हैं, वहाँ जो डायलेक्ट बोला जाता होगा हो सकता है उसमें उर्दू के शब्द भी होते हो, जो हमारे यहाँ बंगाली बोली जाती है वो बिल्कुल प्योर बंगाली होती होगी, ऐसा हो सकता है, वो ऐसा कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि चिट्ठी में बात तो घुसपैठियों की भाषा की हो रही है ना, तो इस पर एतराज किस बात का? अभी तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ ना, यही आइडेंटिफाई करना है, तो आपने पहले ही मान ही लिया कि वो घुसपैठी है। देखिए ये ड्राइव चल रहा है, पुलिस उसमें लिखा है सस्पेक्टेड बांग्लादेशी, तो आप उसको तो उसी की तो पड़ताल करने के लिए आपने कहा है कि इनको अनुवाद कराया जाए, ट्रांसलेट किया जाए। ममता बनर्जी का इंटेंशन ये है, जब से एसआईआर की बिहार में कार्रवाई शुरू हुई और ये साथ में जब सस्पेक्टेड बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ शुरू हुई गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, असम में, तमाम राज्यों में हो रही है, उन्होंने कहा कि ये केवल बीजेपी शासित राज्यों में जेन्युइन भारतीय नागरिक जो बंगाली भाषी हैं, ये पश्चिम बंगाल के हैं, उनको प्रताड़ित करने के लिए हो रही है। अब वो उस हद तक चली गई हैं कि किसी बंगाली बोलने वाले को तुम पूछो ही मत कुछ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, वो बंगाली बोल रहा है तो मतलब वो भारतीय ही है। सर देखिए, ये मुद्दे तलाशते विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए, और इसका मसला ये सिर्फ भाषाई आधार पर राजनीति का मुद्दा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि स्टालिन भी इनके समर्थन में, स्टालिन ने चिट्ठी लिखी। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो एनईपी के 5 साल हुए, एनईपी में जिस त्रिभाषा फॉर्मूला को लेकर चर्चा की गई है, उनमें इनको लगता है कि इनकी भाषाएं कमजोर हो जाएगी। और दूसरी बात कि जिस तरह से महाराष्ट्र में भावनात्मक तौर पर मराठी का मुद्दा उठाया गया, इनको लगता है कि बंगाल में, तमिलनाडु वालों को लगता है तमिल में, ये मुद्दे उठा के राजनीति। स्टालिन कह रहे हैं दिल्ली पुलिस अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री डिस्क्राइब्ड बंगाली एज बांग्लादेशी लैंग्वेज इज अ डायरेक्ट इंसल्ट टू द वेरी लैंग्वेज इन विच आर नेशनल एंथम वाज। और आखिर में लिख रहे हैं, इन दिस फेस ऑफ असॉल्ट ऑन नॉन हिंदी लैंग्वेजेस, Mamta Didi stands as a shield for the language and people of West Bengal. She will not let this attack pass without a fitting response. मतलब ये आपने बंगाली पर हमला बोल दिया है दिल्ली पुलिस ने, उनका ये कहना है। जो पॉलिटिक्स कर रही है ममता जी, स्टालिन, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए, जब साहब को, पुलिस इंस्पेक्टर साहब को समझ नहीं आई कि वो बांग्ला जिसके लिए ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो वो कैसे सस्पेक्टेड बांग्लादेशी हो गए? वो पहला तो सवाल ये है ना। या तो पुलिस को लगता है कि भाई ये सस्पेक्ट, जो समझ में ही नहीं आई भाषा, उसको कैसे आपने सस्पेक्टेड बांग्लादेशी मान लिया? इसका मतलब आपके थॉट प्रोसेस में भी ये बात है ना कि जो बांग्ला बोल रहा है और मुस्लिम है तो वो बांग्लादेशी हो गया। नहीं, मुझे ये एक बात समझाइए ना भाई, और फिर ये इसके लिए औपचारिक तौर पर ये लेटर नहीं, ये तो एक आरोपित है ना। नहीं, ये हम कोई भी चर्चा करते हैं एक प्रेमाइस के साथ शुरुआत करते हैं, एक प्रेमाइस। जैसे राहुल गांधी चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, तो वहां प्रेमाइस ये है कि चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि वो देश में निष्पक्ष काम करेगा जी, और क्योंकि वो ऐसा, अगर उनका आरोप ऐसा नहीं कर रहा तो मुद्दा बनता है। यहां आप प्रेमाइस ये लेके चलते हैं कि कोई भी पुलिस वो अवैध घुसपैठियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल ठीक है, प्रेमाइस तो ये है ना सर। ठीक है। अब उसके ऊपर आप, जैसे आपने कहा कि अगर वो मुसलमान है और बंगाली है तो वो सस्पेक्टेड हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं नेचुरल कोर्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा हुआ ना। आशंका ज्यादा है, इसकी आशंका ज्यादा वाला जितने भी घुसपैठिए मिलेंगे, उसमें ज्यादातर बंगाली बोलने वाले मुसलमान हो सकते हैं, इसमें कोई वो बांग्लादेश से आएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेशी भाषा, एक तो ये बांग्लादेशी भाषा वो द्विवेदी जी ने ठीक कर दिया, उसमें मैं कोई ज़्यादा नहीं जा रहा कि वो बांग्लादेशी बोलना और बांग्ला, लेकिन उसको ये थॉट प्रोसेस की बात है कि जब आपको भाषा नहीं समझ में आई तो या तो पहले क्लैरिफाई कर लेते कि भाई सरकार, और इसमें बांग्ला सरकार को या बंगाल भवन को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? दिल्ली पुलिस में भी इस पर कोई बांग्ला भाषा, ऐसी भाषा तो है नहीं कि बंगाली भाषा दिल्ली में बोलने वाले बहुत लोग हैं, दिल्ली पुलिस में भी बहुत सारे लोग होंगे, और सरकार, दिल्ली पुलिस को खुद को ही देख लेना चाहिए ना
ये तो खुद ही आप पॉलिटिक्स कर रहे हो ना, बंगाल भवन तक जाने की। पॉलिटिकल उनके हाथ में दे दिया, वो चाह रही है लगातार लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करना चुनाव। सर वो केवल बंगाल में क्यों कर रहे हो, महाराष्ट्र में तो एनडीए की सरकार है, वहां तो आपने विड्रॉ कर लिया। ठीक सर, लेकिन एक सौरभ जी इसमें एक और बहुत दिलचस्प बात है जो अभी हम लोग कि गुड़गांव में इसको रोक दिया गया है, गुरुग्राम में, क्योंकि कई रेजिडेंशियल सोसाइटीज के लोगों ने इसका विरोध किया कि हमारे यहाँ तो सब काम करने वाले ही गायब हो गए, अगर आपने जब से ड्राइव चलाया है तब से। ऐसा हुआ है वहां पे, बात सही है। बहुत शुक्रिया, आज समय इतना ही था। अजीत जी, आनंद जी, आपका बहुत धन्यवाद।